नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रीलिम बूस्टर बेस्ड एमसीक्यूज के बारे में। जो 24 से 29 तारीख का जो आपका हफ्ता गया है ना, इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकते हैं वो आप यहाँ पर देखेंगे, जिसके चलते आप अपने पूरे करंट अफेयर्स को इजीली रिवाइज भी कर पाएंगे और अपनी पढ़ाई के तरीके को भी इवेल्युएट कर पाएंगे कि सही मायने में अप्रोच क्या बन रही है। तो यहां पर जितने भी आप 30 क्वेश्चंस देख रहे हो, उनमें नहीं करते आप कोशिश करें कि 25 या उससे ज्यादा क्वेश्चंस आपके अच्छे से अटेम्प्ट हो जाएं। ठीक है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस बेसिक से कनेक्टेड भी होते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू करेंसी स्वैप एग्रीमेंट्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दिस मैकेनिज्म हेल्प्स टू इंश्योर, फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, दिस मैकेनिज्म हेल्प्स टू इंश्योर एडिक्वेट फॉरेन करेंसी टू अवॉइड बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। दूसरा स्टेटमेंट, दी स्वैप ऑपरेशन कंसिडर डे टू डे एक्सचेंज रेट कैरी हाई मार्केट रिस्क। आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। दो ऑप्शंस आपके सामने है। तो सबसे पहले तो आपको करेंसी स्वैप एग्रीमेंट का पता होना चाहिए। भाई सीधी बात है, दो कंट्रीज हैं, एक तरफ मान लो इंडिया और एक तरफ ले लो जापान या कोई दूसरा कंट्री। इन दोनों के बीच में कोई भी लेन देन अगर होता है तो आपको पता ही है कि इनको पेमेंट करना होता है ऐसी करेंसी में जो कि एक्सपोर्ट करने वाले कंट्री के लिए एक्सेप्टेबल हो। दैट मीन जापान अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम इंडिया में बेच रहा है तो सीधी बात है, जापान को वो करेंसी में पेमेंट चाहिए जो जापान चाहता है। वो हो सकती है यूएस डॉलर हो या फिर जापानीज खुद की करेंसी। तो ऐसे में इंडिया को अरेंज करना पड़ेगा जापान की करेंसी को। तो अब क्या किया जाए? या तो ये तरीका है कि हाँ भाई, जापान को अपने खुद के रुपी के फॉर्म में पेमेंट कर दे, या फिर जापान जो है जापान के साथ में ये करेंसी स्वैप एग्रीमेंट कर ले कि आप हमें इतना अमाउंट डॉलर्स का दे दो। ठीक है, जिससे कि हम दूसरी हमारी लाइबिलिटीज है वो भी पूरी कर लें और आपसे जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसका पेमेंट भी कर दें, और हमारे पास में भी खुद की एक अच्छी खासी इंटरनेशनल या फिर कहो कि जो हार्ड करेंसी है उसकी एक हमारे पास में स्टॉक अच्छी बन जाए। इससे क्या होगा कि जो कुछ भी हम इंटरनेशनल मार्केट से लेते देते हैं तो उसका पेमेंट करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसका मतलब क्या हुआ ओवरऑल, कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को आप टैकल करना चाह रहे हो और आपके पास में फॉरेन करेंसी प्रॉपर्ली मेंटेन रह सके, यह आप करना चाह रहे हो। यही चीज इंडिया अगर श्रीलंका के साथ करता है तो इंडिया को श्रीलंका अपनी खुद की करेंसी दे देगा और उसके बदले में इंडिया से डॉलर मांग लेगा कि भाई कुछ दिनों के लिए आप हमें दे दो, जिससे कि हम भी हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट को भी मेंटेन कर सकें, हमारे पास फॉरेन करेंसी भी रह पाएगी तो हम इंपोर्ट करने में परेशानी में नहीं आएंगे। तो एक तरीके से ये एक एग्रीमेंट होता है, करेंसी के बदले करेंसी। हाँ, इसमें एक्सचेंज रेट भले ही आ जाती है कि भाई एक रुपये के कंपैरिजन में श्रीलंकन करेंसी, श्रीलंकन रुपया, उसकी क्या रेट चल रही है। जैसे कि हम डॉलर की और यूरो की बात करते हैं, उसके कंपैरिजन में रुपये का क्या स्टेटस है, तो उसके हिसाब से एक्सचेंज किया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में यहां दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि भाई आप यहां पर डे टू डे एक्सचेंज रेट पर रिलाय करते हो, जिससे कि हाई मार्केट रिस्क बनी रहे। अब दो कंट्रीज के बीच में ये लेन देन हो रहा है, क्या फ्लेक्सिबिलिटी या रिस्क को आप यहां पर एक्सेप्ट कर पाओगे? इस चीज को अवॉइड किया जाएगा। तो ऐसी परिस्थितियों में वहां पर डे टू डे एक्सचेंज रेट ना रख करके फिक्स एक्सचेंज रेट रखी जाती है। तो दूसरा स्टेटमेंट तो सही नहीं है और पहला स्टेटमेंट में कोई डाउट आपको होना नहीं चाहिए। तो इस तरीके से आपका आंसर चला जाता है ए। ठीक है, अब देखो इसमें रिसेंटली क्या होता है, आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यह डिसाइड किया गया है कि हाँ भाई, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट जो 7 कंट्रीज के साथ हो रखा है उसको हम रिवाइज करते हैं। अब यहां पर जो एग्जांपल मैंने आपको बताया वो इस इमेज से एकदम इजीली समझ पाओगे कि कैसे हम जापान के साथ में करते हैं, और अभी आरबीआई ने सार्क कंट्रीज के साथ में जो भी करेंसी स्वैप मैकेनिज्म है उसको रिवाइज भी कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मिनी रत्ना कैटेगरी 1, मिनी रत्ना कैटेगरी 2 स्टेटस। CPSEs, that means Central Public Sector Enterprises, must have made a profit in last 5 years continuously. First statement. Second, Miniratna category second CPSCs shall not depend upon budgetary support of government guarantees. ध्यान रखें। तीसरा, one of the eligibility criteria for Maharatna status is that CPSE should be listed on Indian stock market with minimum prescribed public shareholding under SEBI regulation. 3 स्टेटमेंट्स हैं, करेक्ट आपको चूज करना है और आप अपनी तरफ से पॉज करके आंसर दे लो। अब देखो इसमें अब एक एक को हम इवेल्युएट करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, 5 साल कंटिन्यूअसली नहीं, ये 3 साल में ही हो जाता है। 3 साल का कंटिन्यूअसली रिकॉर्ड देखा जाता है। इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट आपका हो गया गलत। अब यहां पर देखो क्वेश्चन की ब्यूटी
कि फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता ना, तो यहां पर ये देखो आपका ए ऑप्शन भी गया, बी भी गया और डी भी गया, सीधा आंसर सी आ गया, कुछ भी नहीं करना पड़ा, केवल एक स्टेटमेंट। इस तरीके से एलिमिनेशन टेक्निक आप लगा सकते हो। इसके अलावा देखा जाए तो अब इन कैटेगरीज को हम थोड़ा और इवेल्युएट एक तरीके से डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहली चीज तो क्या है कि मिनी रत्ना स्टेटस कैटेगरी फर्स्ट और कैटेगरी सेकंड में दिया जाता है, ठीक है। और मिनी रत्ना का स्टेटस अभी किसको दिया गया, जिसके चलते ये न्यूज में रहा, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, सीईएल। इसके अलावा मिनी रत्ना कैटेगरी के अंदर बीएसएनएल है, कोल इंडिया है, आईआरसीटीसी है, ये वो कंपनियां हैं, बीईएमएल है, ये कंपनियां हैं जिनको मिनी रत्ना स्टेटस मिला हुआ है कैटेगरी फर्स्ट एंड सेकंड में। वहीं दूसरी तरफ महारत्ना कैटेगरी का क्वेश्चन आया था, यहां पर आप स्टेटमेंट देखो कि महारत्ना स्टेटस किसको मिलता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और दूसरे वाला भी आपका सही है। तो महारत्ना कैटेगरी में किन कंपनीज को रखा जाता है उसके बारे में अगर मोटी बात करें तो सबसे पहली चीज महारत्ना के लिए वो कंपनी खुद जो है वो नवरत्ना कैटेगरी में होनी चाहिए, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, ये सेबी के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड जो भी शेयर होल्डिंग होनी चाहिए मार्केट की वो आपके पास में होनी चाहिए, जो कि स्टेटमेंट में था। तीसरा, 25,000 करोड़ से ज्यादा का आपका टर्नओवर होना चाहिए पिछले 3 सालों के अंदर, राइट। इसके अलावा आपकी नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए, 15,000 करोड़ या उससे ज्यादा। और 1 साल की इनकम आपकी या प्रॉफिट कितना होना चाहिए टैक्स हटा करके, 5,000 करोड़। और साथ ही साथ इंटरनेशनल आपकी पोजीशन या प्रेजेंस अच्छी खासी हो, तब जाकर के आपको महारत्ना कैटेगरी में डाल दिया जाता है। वहीं पर मिनी रत्ना कैटेगरी की अगर बात की जाए तो वहां पर कैटेगरी फर्स्ट में तो कब डाला जाता है, सबसे पहली चीज तो ये देखी जाती है कि पिछले 3 सालों के अंदर आपका प्रॉफिट कंटिन्यूअसली है कि नहीं, अगर है तो मिनी रत्ना के लिए आप कैटेगराइज मतलब कैटेगरी के लिए एलिजिबल हो जाते हो। पर उसमें कैटेगरी सेकंड में तो आप एंटर हो जाओगे कि 3 साल के अंदर आप अच्छा खासा प्रॉफिट कर रहे हो बट कंटिन्यूअसली, ठीक है। बट वहीं पर अगर आपने पिछले 3 सालों के अंदर किसी भी एक साल में अगर 30 करोड़ या उससे ज्यादा का प्रॉफिट अर्न कर लिया, तब आप कैटेगरी फर्स्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। मिनी रत्ना सेकंड कैटेगरी का मतलब मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा जब गवर्नमेंट की तरफ से कोई बजटरी सपोर्ट नहीं दिया जा रहा है किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में चलने वाली कंपनी को, ठीक है, तो आप क्या देखते हो कि उसको मिनी रत्ना के लिए एलिजिबल कंसिडर कर दिया जाता है। शर्त यह है कि वो लगातार 3 साल से प्रॉफिट मेकिंग में आए, तो उसको सेकंड कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। और अगर उसने 3 में से 1 साल में भी 30 करोड़ से ज्यादा का बेनिफिट कर लिया तो फिर वो कैटेगरी फर्स्ट में चला जाएगा, ठीक है। तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। The term federation is explicitly used in Indian Constitution. 7th schedule divides the power between union and state through 3 lists. This provision for equal representation, there is provision for equal representation of states in Rajya Sabha in India. बताओ भाई कितने पेयर्स एकदम करेक्ट है। ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा क्योंकि तीनों स्टेटमेंट्स आपको पता होने चाहिए, तब जाकर के आप प्रॉपर आंसर पे पहुंच पाओगे। तो पॉज करो, आंसर दो। अब देखो इसका आंसर क्या जाएगा, देखो फर्स्ट, द टर्म फेडरेशन इज एक्सप्लिसिटली यूज्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या आपने कहीं भी यहां पर कहीं बेयर कॉन्स्टिट्यूशन जब आप पढ़ते हो तो आपने कभी नोटिस किया? नहीं। यूनियन ऑफ इंडिया तो फिर भी मेंशन्ड है, तो ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है। दूसरा, 7th शेड्यूल पावर डिवाइड करती है यूनियन और स्टेट्स के बीच में 3 लिस्ट को लेकर के, इसमें तो आपको डाउट ही नहीं होना चाहिए। फर्स्ट तो आपकी यूनियन लिस्ट है, फिर स्टेट लिस्ट है, फिर कॉन्करेंट लिस्ट है। तीनों लिस्ट का काम क्या है, कैसे भी करके स्टेट्स और यूनियन के बीच में पावर डिवीजन हो, कॉन्फ्लिक्ट ना हो। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका एकदम सही है। तीसरा, देयर इज प्रोविजन फॉर इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन राज्यसभा। क्या ऐसा है? देखो, अगर हम अमेरिका की बात करें तो वहां पर तो सेनेट है, तो सेनेट के अंदर तो सीधी बात है वहां पर 50 राज्य हैं, हर राज्य को 2 सीटें मिली हुई है, तो 100 वहां की सेनेट का या अपर हाउस जो है यूएस कांग्रेस या पार्लियामेंट का, उसमें 100 सीटें हैं। बट हमारे यहां पर पॉपुलेशन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे कि यूपी के पास में बहुत सारी सीटें हैं 31 के लगभग, है ना। तो यहां पर क्या है, पॉपुलेशन के हिसाब से। तीसरा स्टेटमेंट आपका हो गया गलत, तो आंसर चला गया केवल एक पेयर, केवल एक स्टेटमेंट ही आपका सही है, इट्स ए। और इस चीज को हम अच्छे से यहां पर देख भी सकते हैं, देखो यहां पे आप आराम से। सबसे पहली चीज तो ये कॉन्टेक्स्ट क्या था, देखो कॉलेशन की पॉलिटिक्स आ गई तो फेडरलिज्म कहीं ना कहीं अब ज्यादा डोमिनेट करता हुआ दिखेगा, ठीक है। क्योंकि पिछले 10 सालों में देखे तो नेशनल इश्यूज को ज्यादा तवज्जो मिली थी, बट कॉलेशन का मुद्दा जब आता है तो फिर वहां पर आप कह सकते हो सेंटर स्टेट रिलेशंस में कुछ चेंजेस आते हैं और वहां पर स्टेट्स की बात मानी जाती है, क्योंकि स्टेट
में जो पार्टीज है, जैसे अभी जेडीयू है नीतीश कुमार जी की, और उधर टीडीपी है आंध्र प्रदेश में, ठीक है, चंद्रबाबू नायडू जी की, तो वो कहीं ना कहीं बार्गेन करेंगे अपने खुद के रीजनल एस्पेक्ट्स को पूरा करने में। तो वहां पर फिर थोड़ा सा फेडरलिज्म वाला कॉन्सेप्ट अपने आप हाईलाइट हो जाता है। फेडरलिज्म की बात मैंने बता दी, यूनियन ऑफ स्टेट तो मेंशन्ड है, फेडरेशन कहीं पर भी एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है। 7th शेड्यूल की बात करें तो यूनियन ऑफ स्टेट्स के बीच में 3 लिस्ट का बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और यहां पर हमारे यहां पर कह सकते हैं कि हाँ भाई स्टेट्स के लिए इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है राज्यसभा में, वो डिपेंड करता है पॉपुलेशन पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंडिया रैंक्स 5th इन टर्म्स ऑफ जीडीपी पर कैपिटा इन वर्ल्ड। जीडीपी इज द बेस्ट इंडिकेटर टू असेस पॉपुलेशन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। करेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना है, पॉज कर लो, आंसर दे दो। देखो, इंडिया की क्या 5वीं रैंक है जीडीपी पर कैपिटा इन वर्ल्ड? अब आप बोलोगे कि हाँ सर, देखो जीडीपी के हिसाब से देखा जाए तब तो 5वीं है, पर जीडीपी को अगर आप टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दोगे ना, तब इंडिया की रैंक 5वीं है क्या? ये बताओ आप तो। नहीं, जीडीपी क्या एक बेस्ट इंडिकेटर है पॉपुलेशन स्टैंडर्ड को बताने के लिए कि हाँ भाई जीडीपी आपको पता पड़ गई कि हाँ जी इंडिया की $3 ट्रिलियन से ज्यादा की जीडीपी है, और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी जीडीपी है ना, इंडिया की इकोनॉमी की बात करें तो क्या इंडिया की पॉपुलेशन स्टैंडर्ड के बारे में पता पड़ रहा है क्या आपको? भाई वहां पर तो कितनी इनइक्वालिटीज हैं, क्या इंक्लूसिवनेस को शो कर रहा है यहां पर ये? नहीं, तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका गलत हो गया। अगर यहां पर कैपिटा जीडीपी की बात कर लेना, पर कैपिटा जीडीपी, ठीक है, वो अगर आपकी हेल्दी हो तब जाकर के आप बोल सकते हो कि हाँ जी लिविंग स्टैंडर्ड सारी पॉपुलेशन का अच्छा है। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स आपके गलत हो गए, आंसर चला गया आपका डी। अब देखो इसमें क्या है, अभी क्या है, आईएमएफ के द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2024 की रिपोर्ट पब्लिश हुई है, उसमें वर्ल्ड की ग्रोथ रेट आई है आपकी 3.2%। अब इंडिया का स्टेटस देखें तो क्या बताया है, क्या क्लियर हुआ इसमें कि इंडिया अभी 1990 के टाइम पे हमारी इकोनॉमी जीडीपी वाइज हुआ करती थी, जीडीपी मतलब ओवरऑल, ठीक है, 17वीं पोजीशन पे, जो कि आज के समय इंप्रूव होकर के 5वीं पोजीशन पे आ गए, हम तीसरी के अभी सपने देख रहे हैं। वहीं पर अगर इस जीडीपी को हम पूरी पॉपुलेशन से डिवाइड कर दें तो आपके पास आएगा पर जीडीपी, पर कैपिटा जीडीपी। आप देखो 1990 के टाइम पे हम 161वीं पोजीशन पे थे, अभी केवल 159वीं पे ही है, 2 ही पोजीशन इंप्रूव हुई है। तो ये चीज क्या शो करती है कि हमारे यहां पर इनइक्वालिटीज बहुत ज्यादा है, क्योंकि जीडीपी ओवरऑल तो आपने पूरे देश की देख ली, पर कुछ लोगों के पास तो बहुत पैसा है और बहुत सारे लोगों के पास में पैसा नहीं है, तो एवरेज निकालते ही आपकी रैंक चली गई 159th। तो ये अपने आप में बड़ी कंसर्निंग बात हो, और हमेशा पर कैपिटा जीडीपी पर हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए बजाय कि जीडीपी के। क्लियर? क्योंकि हमारे से कम जीडीपी की कंट्रीज, फॉर एग्जांपल श्रीलंका ले लो, है ना, बांग्लादेश ले लो, इनके अंदर पर कैपिटा जीडीपी मोर और लेस हमारे से बेटर परफॉर्म करती हुई दिखाई दे रही है ना, क्योंकि एक बंदे की हिस्सेदारी कितनी है वो देखने वाली बात है ना। चाइना की बात करो, चाइना की जीडीपी 11वीं पोजीशन पर थी, ठीक है, कब? 90s में, अभी सेकंड पे आ चुकी है, और पर कैपिटा जीडीपी में चाइना ने क्या जंप किया है, ये चीज शो करती है कि चाइनीज इकोनॉमी कितना जबरदस्त ग्रो कर पाई है, कि वहां पर इनइक्वालिटीज बहुत हद तक रिड्यूस हो पाई है, 158वीं से वो 75वीं रैंक पर आ गए। ठीक है, चलो जीडीपी की बात करें, क्या ये गुड मेजर है डेवलपमेंट का? देखो जी, जीडीपी ओवरऑल बात बताती है, एक एक इंडिविजुअल के बारे में पूरी डिटेल नहीं देती। तो नॉन इंक्लूजन के बारे में, या फिर आप कहो कि प्रॉपर अगर सिनेरियो या पूरी डिटेल पिक्चर चाहिए तो जीडीपी नहीं देगी आपको, वो पर कैपिटा जीडीपी भले ही आपको बेटर एस्पेक्ट दे देगा। तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका गलत हो गया। चलो लास्ट, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैमल? 4 ऑप्शन है, गैको, सेरो, क्रैट, ऑस्ट्रिच। मैमल कौन है भाई? पॉज करो, आंसर लिखो। देखो इसका सीधा आंसर है सेरो। ये क्यों न्यूज में था पहले तो वो देखते हैं। अभी रिसेंटली क्या होता है, सेरो एक बकरी की तरीके से, बकरी और हिरण के बीच का सही मान लो एक स्पीसी है, ओके। तो अभी भूटान में देखा गया, भूटान में वैसे वो पहाड़ी पर रहता है, हिली एरिया में, बट वहां पर वो लोवेस्ट एलिवेशन, मतलब कम से कम हाइट के ऊपर देखा गया है, जो कि नॉर्मली बहुत कम ऑब्जर्व किया जाता है, इसलिए ये न्यूज में था। अब ये 4 यहां पर स्पीसीज है, तो चारों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहले गैको। गैको इस तरीके की छिपकली होती है, देखो ये, ठीक है, जो कि मोस्टली कहां पर मिलती है आपको? वार्म क्लाइमेट में, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में मिल जाएगी आपको आराम से, ठीक है। इसके अलावा केवल ये अंटार्कटिका वाले कॉन्टिनेंट में नहीं मिलती, क्योंकि वहां पर बर्फ है, क्योंकि क्लाइमेट कैसी चाहिए? वार्म, इस वजह से नहीं मिलेगी। और ये कौन सी पर्टिकुलर स्पीसी है या फिर किस फैमिली से बिलोंग करती है? इंफ्रा ऑर्डर गेकोटा, ओके। फिर आ जाओ आप सेरो। सेरो जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये है वो बकरी और हिरन के बीच की स्पीसी, ठीक है। आप देखोगे
कि ये नॉर्मली आपको कहां पर बहुत ज्यादा हाइट्स पे दिखता है, पर अब की बार सी लेवल से 96 मीटर की हाइट पे दिख गया। और कहां पर देखा गया? असम में नेशनल पार्क है रायमोना, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, याद रख लेना, रायमोना नेशनल पार्क असम। फिर क्रेट की बात करें, क्रेट एक सांप है, देखो यहां पे ये स्नेक है। दुनिया की 12 सबसे ज्यादा जहरीली सांप की स्पीसीज है ना, उनमें से एक है। ओके, ये कोबरा फैमिली से बिलोंग करता है और ये एशियन फॉरेस्ट, पाकिस्तान और चाइना और इंडोनेशिया तक आराम से फैला हुआ मिल जाएगा। ऑस्ट्रिच की बात करें तो ये तो देखो उड़ तो पाता नहीं है, बाकी नहीं उड़ने वाले बर्ड्स में सबसे बड़ा बर्ड है। और इसके अलावा इसका अंडा जो होता है वो दुनिया में जितने भी अंडे देने वाले पक्षी हैं या जो भी हैं, उनमें सबसे बड़ा अंडा ऑस्ट्रिच का ही होता है, शुतुरमुर्ग का ही होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। देखो आपके सामने स्क्रीन पर है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। सेकंड स्टेटमेंट, FATF secretariat is headquartered at OECD headquarter in Paris, France। दो स्टेटमेंट्स हैं, करेक्ट ऑप्शन आपको आना चाहिए। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है, इसको हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, इसके बारे में जो बेसिक्स हैं वो, तो आप इसके बारे में पॉज करके अपना आंसर फाइनल कर लो। अब देखो अगर इसकी आंसर की बात करें ना, फर्स्ट इंडिया क्या इसका फाउंडिंग मेंबर है? ये तो देखो क्लियर होना चाहिए कि इंडिया कौन कौन से इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के फाउंडिंग मेंबर्स के तौर पे काम कर पाया, तो इसमें तो नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग हुई थी G7 कंट्रीज से, G7 में तो आज भी इंडिया नहीं है ना। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की सेक्रेटरीट की बात करें तो वो OECD हेडक्वार्टर्स पेरिस फ्रांस में है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो आंसर इसका चला जाएगा बी। आई होप आपके ज्यादातर के सही होंगे ये आंसर। ठीक है, अब देखो इसमें आप क्या देखते हो कि अभी इंडिया को एक अच्छी एक रेपुटेशन मिली है। आपको पता है ना फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स काम क्या करता है? ये काम किया करता है मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट एक्टिविटीज को फंडिंग देने से रिलेटेड जो भी कोई कंट्री एक्टिविटी करता दिखता है तो फिर उसकी रैंकिंग डिक्लेयर करना। तो पाकिस्तान का हाल खराब था, आपको पता है ना, ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में जाने का डर था, बट वो बात अलग कि ग्रे लिस्ट से उसको निकाल लिया गया, बच गया पाकिस्तान। बट पॉइंट है कि इंडिया अच्छा परफॉर्म करता दिख रहा है। म्यूचुअल इवैल्यूएशन के अंदर इंडिया की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग आई है, फट के द्वारा जो रिसेंट 2023 की 24 की एक अपनी रिपोर्ट रिलीज की है। उसमें फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स 1989 में स्टैब्लिश हुआ था G7 कंट्रीज के एक इनिशिएटिव के आधार पर, और इसका सेक्रेटरीट हमने ऑलरेडी देख ही लिया। ठीक है, चलो अगले सवाल पर। कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज। आपको देखना है इनमें से कितने कंट्रीज अपनी बॉर्डर बोलीविया के साथ बनाते हैं? पेरू, ब्राजील, चिली, अर्जेंटीना, उरुग्वे, पैराग्वे, कोलंबिया। भाई सीधी बात है, बोलीविया के बारे में आपको मैपिंग का पता होना चाहिए, क्योंकि वहां पर अभी रिसेंटली एक कू देखने को मिला। कू का मतलब तख्ता पलट। ठीक है, अब आप बताओ इसका आंसर क्या है, पॉज कर लिया होगा। अब देखो इसमें सीधा अगर आंसर जाए ना, तो ये सारे कंट्रीज अपनी तरफ से बॉर्डर शेयर करते हैं, जिनमें पेरू, ब्राजील, चिली, अर्जेंटीना, उरुग्वे, और दूसरी अगर बात उरुग्वे नहीं है, पैराग्वे करता है और कोलंबिया नहीं करता। तो ये दो कंट्रीज आपके हट जाएंगे, तो ओनली 5, आंसर सी चला जाएगा। अब देखो इसको सीधा आप यहाँ पे मैप पर एकदम क्लियर समझ पाओगे। ये है बोलीविया जो कि लैंडलॉक कंट्री है। ठीक है, इसके साथ में कौन कौन से कंट्रीज अपनी बॉर्डर शेयर कर पा रहे हैं? देखो इधर से ब्राजील आ गया, फिर इधर से देखो पेरू आ गया, फिर ये चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे, ये कंट्री सब शेयर कर रहे हैं ना। बट उरुग्वे एकदम कोस्टल एरिया में, ये शेयर नहीं कर रहा, और कोलंबिया इधर ब्राजील के साथ शेयर कर रहा है, ये शेयर नहीं कर रहा। तो दो हट गए तो 5 बच गए, यही है। बोलीविया की एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि बोलीविया की जो कैपिटल है लापेज, ठीक है, यहां पर इसी एरिया में लेक टिटिकाका भी प्रेजेंट है। लेक टिटिकाका जो है वो दुनिया की वन ऑफ द हाईएस्ट लेक्स में से एक है। ठीक है, और बात करें तो ये सेकंड लार्जेस्ट लेक है साउथ अमेरिका की, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है जो हमें देखनी थी। ठीक है, ये लैंडलॉक कंट्री है, न्यूज में क्यों था जो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये बेसिक ज्योग्राफी का है। आपको पेयर दिए हुए हैं, फर्स्ट पेयर में तो शो किया हुआ है मीटियोर्स, मीटियोराइट्स एंड मीटियोराइट्स, और इन्हीं के जस्ट पेयरिंग में मीटियोर्स के लिए क्या बोल रहा है? द रॉक स्टिल आर इन स्पेस। मीटियोराइड, व्हेन अ मीटियोर एंटर्स अर्थ्स एटमॉस्फेयर इट इज कॉल्ड मीटियोराइड। बताओ भाई, मीटियोराइट ये वो है जो अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर हो गए और अर्थ सरफेस से टकरा रहे हैं। 3 स्टेटमेंट्स हैं, पॉज करके देख लो आंसर क्या होगा, अच्छे से समझो। ठीक है, अब आपको बताना है इनमें से कितने पेयर एकदम करेक्टली मैच्ड है। सीधी बात है, पहला स्टेटमेंट, तीसरा स्टेटमेंट जो है, सॉरी तीसरे स्टेटमेंट की बात करें तो देखो जो अर्थ सरफेस से आकर के टकराती है ना, उसको तो मीटियोराइट ही बोलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मीटियोर्स और मीटियोराइट की जो स्टेटमेंट है ना, वो एक्सचेंज होगी। तो इसका मतलब पहला और दूसरा तो है गलत, एक स्टेटमेंट आपका सही है, तो आंसर ए हो गया।
अब इस चीज को आप यहां से देखो कि जब स्पेस में रहता है ना रॉक डेब्रिस, तो वो तो होता है मिटियोराइड, और जैसे ही वो अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर होता है तो उसको मिटियोर बोलते हैं, और वही अगर टकराए, मतलब एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन को झेलने के बावजूद भी अर्थ सरफेस तक पहुंचने की क्षमता रखे, तो वो मिटियोराइट हो जाता है। न्यूज में क्यों रहा? नासा के स्पेसक्राफ्ट ने रिवील किया है कि अभी मंगल जो है ना, मार्स, वहां पर एक बास्केटबॉल साइज मिटियोराइट ने स्ट्राइक किया है। ये अपने आप में कहता ना कि अनएक्सपेक्टेड था कि इतना ज्यादा बड़ी साइज का कोई मिटियोराइट आकर के स्ट्राइक करेगा, बट यस ये हुआ है, तो ये न्यूज में रहा। क्लियर है? कोई स्पेस या कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो अगले पे आ जाओ। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। शांति निकेतन, धोलावीरा गुजरात, सेक्रेड एनसेम्बल्स ऑफ हॉयसाला और सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल। ये आपके पास में 4 चीजें दी हुई हैं। पूछा है इनमें से कितने, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर इंक्लूडेड अंडर वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। बताइए कौन से हैं यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में, कितने हैं संख्या के आधार पर देखी जाए तो पॉज करके अपनी तरफ से एकदम टिक कर दीजिए। वैसे देखा जाए ना तो ये चारों के चारों इंक्लूडेड है। वैसे देखा जाए तो इंडिया में टोटल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितनी है? 42। उनमें से आपकी कल्चरल साइट्स भी आ गई, उसमें आपकी नेचुरल साइट्स भी आ गई और मिक्स साइट भी आ गई। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि मिक्स साइट कौन सी है? इकलौती साइट है वो, ठीक है। अब यहां पर आप देखो न्यूज में क्यों है। न्यूज का तो कारण देखो स्ट्रेट है। कर्नाटका टूरिज्म डिपार्टमेंट ने यह डिसाइड किया है कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में कर्नाटका की एक इंपॉर्टेंट लोकेशन है, दैट इज सोमनाथपुर। उसको अभी वो चाहते हैं कि भाई मैसूरू टूरिज्म सर्किट है ना, उसका पार्ट बना दिया जाए। तो इस वजह से यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट न्यूज में आ गई। अब आप देख सकते हो ये है आपकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है। तो ये आप देख लो कितनी ज्यादा हेरिटेज रिच है हमारा कंट्री। बट यहां पर यूनेस्को क्या अप्रोच लेकर के चल रहा है कि दुनिया की जितने भी हेरिटेजेस हैं, ठीक है, उनको रिकॉग्निशन मिले और उनका कंजर्वेशन हो सके, उस पर काम करने का मेन टारगेट है, ठीक है। यूनिकनेस रहती है अपनी खुद की, वो उसमें डाउट ही नहीं है। यूनेस्को ये काम कर ही रहा है। टोटल 42 साइट्स हैं, ध्यान रख लेंगे आप। चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन स्क्रीन पर है, स्टेटमेंट्स हैं। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इज ऑपरेटेड अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860। देखो जी, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR। CSIR की बात हो रही है, ठीक है। तो बताओ भाई ये दोनों स्टेटमेंट्स में से आप करेक्ट कौन सा मानते हो? ठीक है, पॉज करके अपना आंसर दो, मैं बताता हूं इसका आंसर। देखो दोनों स्टेटमेंट्स एकदम सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सवाल ये है कि ये कंटेक्स्ट क्या है, क्यों ये न्यूज में रहा। तो देखो सीधी बात है, CSIR के अंडर में नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट काम करता है। उसके द्वारा जो जगन्नाथपुरी टेम्पल है ना, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में एक एग्रीमेंट साइन होता है। उस एग्रीमेंट के तहत क्या काम किया जाएगा कि जो CSIR का NBRI है, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये क्या करने वाला है कि जगन्नाथ टेम्पल में जो फूल चढ़ते हैं ना, वो बेसिकली एक एंडेंजर्ड फ्लावरिंग प्लांट के होते हैं। अब वो प्लांट को ग्रो करवाना कैसे भी करके, जिससे कि टेम्पल की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो और बायोडाइवर्सिटी का भी कंजर्वेशन हो सके। तो इसलिए यहां पर ये मेमोरेंडम अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले तो हम CSIR की बात करें। देखो CSIR हमारे यहाँ पर साइंटिफिक रिसर्च के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली इंस्टीट्यूशन है। 1942 में स्थापित हो गई थी, नई दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है, और काम करता है ये सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860 के तहत। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इसके हेड होते हैं, ध्यान रखें। और वैसे ये काम करती है किसके अंडर में? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। काम क्या है कि किसी भी तरीके से साइंटिफिक मैकेनिज्म को हमें इंप्रूव करना है, जिसके चलते हम इकोनॉमिकल, एनवायरमेंटल और सोशल बेनिफिट्स दे सके हमारे लोगों को। अब सवाल ये आता है कि जिस एंडेंजर्ड प्लांट या जिस फ्लावर की हम यहां पर बात कर रहे हैं, वो फ्लावर है कौन से? तो उनका नाम है मोरिया, मोरिया एंड दयाना, ठीक है। DAYANA या फिर DAVANA, ये दो फ्लावर्स हैं। ये अपने आप में यहां पर कंटेक्स्ट में आ जाते हैं। तो पूछा जा सकता है भाई मोरिया और दवाना या दयाना रिसेंटली न्यूज में थे, क्या थे? ये स्पीसीज है फ्लावर की जो जगन्नाथ टेम्पल के लिए यहां पर NBRI डेवलप कर रहा है, ठीक है। चलते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट? अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट से रिलेटेड स्टेटमेंट्स हैं, देखिए क्या क्या है। इट वॉज पेट्रोनाइज्ड बाय सातवाहनास, फर्स्ट स्टेटमेंट ये कहता है। सेकंड, बुद्धा इज डिपिक्टेड ओनली इन ह्यूमन फॉर्म इन अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट, ध्यान रखना इस स्टेटमेंट का। तीसरा, अमरावती स्तूपास वर मेड ऑफ स्पेशल काइंड ऑफ लाइमस्टोन कॉल्ड पलानाड मार्बल। ये तीन स्टेटमेंट्स हैं, हमें यहां पर करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है।
और ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पर एकदम क्लियरली दिए हुए हैं। तो अभी तक आपने अपना आंसर वैसे सोच लिया होगा। अब देखो इसमें एक एक स्टेटमेंट की बात करते हैं। तो दूसरे वाले स्टेटमेंट पे आप नोटिस करोगे, क्या नोटिस किया आपने, यहां पर आपको अलर्ट हो जाना था। यहां पर लिखा हुआ है ओनली, बुद्धा इज डिपिक्टेड ओनली इन ह्यूमन फॉर्म। क्या कोई सिंबॉलिक फॉर्म थी या नहीं थी, वो चीज आपको क्लियर कर देनी है, राइट। तो जैसे ही आप इसको क्लियर करोगे तो आपका ये दूसरा स्टेटमेंट है ना, ये आपका गलत हो जाएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट एब्सोल्युटली राइट है और थर्ड भी बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 आपके सही आंसर चले जाते, तो आंसर हो गया आपका सी। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं कि क्यों ये न्यूज में आया। सबसे पहली चीज तो ये कि आंध्र प्रदेश में भी आपको पता है विधानसभा के चुनाव हुए और आंध्र प्रदेश के नए चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू जी बनी गए। तो इन्होंने अमरावती को अपनी खुद की कैपिटल बनाने का एक फाइनल डिसीजन लिया है। तो अमरावती ऑटोमेटिकली फिर से स्पॉटलाइट में आ गया। तो अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट की अगर बात करें तो इसका फ्लॉरिशमेंट कब हुआ था, 2nd सेंचुरी बीसी से लेकर के 3rd सेंचुरी बीसी तक, पहला पॉइंट। दूसरा पेट्रोनिज, दैट मींस अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट को ग्रोथ करने में किसने सबसे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, उसमें देखो सातवाहनास का नाम तो सबसे पहले आएगा। उसके अलावा भी यहां पर आप देखोगे कि दूसरी इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो डायनेस्टी है, उनका भी इंपॉर्टेंट रोल रहा। जैसे कि फर्स्ट पेट्रोन तो नो डाउट सातवाहनास हो गए, बट उनके बाद में इक्ष्वाकुज है ना, उन्होंने भी इस पर्टिकुलर स्कूल ऑफ आर्ट को फ्लॉरिश होने में अपना सपोर्ट दिया। ये एरिया कौन सा है ज्योग्राफिकली, अगर हम यहाँ पर नोटिस करें तो ज्योग्राफिकली ये एरिया आ गया आपका कृष्णा गोदावरी लोअर बेसिन। ठीक है, कृष्णा गोदावरी लोअर बेसिन या आंध्र प्रदेश वाले एरिया की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर ये फ्लॉरिश हुआ। स्कल्पचर की बात करें तो यहाँ पर मूर्तिकारी जो देखी गई उसमें रिलीजियस सेंस भी आता है और सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब किसी भी एक रिलीजन से ना कनेक्ट होकर के ह्यूमैनिटी या कोई जनरल मैसेज से रिलेटेड वहां पर इमेजेस आपको देखने को मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट एंड नोटेबल लोकेशंस की बात करें तो उसमें अमरावती खुद तो है ही, उसके अलावा नागार्जुन कोंडा, गोली, घंटासाला और वेंजी, ये इंपॉर्टेंट सेंटर्स है जहां पर अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट फ्लोरिश हुआ। साथ ही साथ यहां पर फिर जैसे ही सातवाहनाजी ने या इक्ष्वाकुज ने अपनी तरफ से स्कूल ऑफ आर्ट को फ्लोरिश होने दिया, तो उसके बाद में पल्लव डायनेस्टी और चोला डायनेस्टीज ने भी इस स्कूल की आर्किटेक्चर से बहुत सारा लर्न किया और अपनी खुद की आर्किटेक्चर स्टाइल जो है वो डेवलप की। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है, इसके अलावा कुछ मेजर फीचर्स की और बात कर लेते हैं। यहाँ की बात करें अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट की, तो देखो नरेटिव आर्ट है ये। नरेटिव आर्ट का मतलब यहाँ पर जब भी आप किसी भी आर्ट को देखोगे तो वो कहीं ना कहीं स्टोरी टेलिंग के कॉन्सेप्ट पे है। स्टोरीज कौन सी है भाई, बोधिसत्वा बुद्धा से रिलेटेड हो, ठीक है, जाटक स्टोरीज हो, उन पे बेस्ड यहाँ पर बहुत सारी आपको इमेजेस, बहुत सारी आर्ट फैक्ट्स देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो भी इमेजेस या फिर जो भी आपको स्कल्पचर्स दिखेंगी उनमें मेडलियन का कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। मतलब एक तरीके से पत्थर पर उकेरी हुई गले में पहना हुआ हार जो होता है ना, उसमें भी बहुत सारी स्टोरीज आपको देखने को मिलेगी अलग अलग स्टाइल्स के थ्रू। इसके अलावा सिंबोलिज्म पर भी बहुत ज्यादा यहाँ पर रिलायंस रखी गई है। पॉइंट क्या था कि सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोला कि बुद्धा को केवल ह्यूमन फॉर्म में दिखाया नहीं, सिंबॉलिक फॉर्म में भी दिखाया है। जैसे कि बुद्धा को अलग अलग सेगमेंट में कई जगहों पर तो एनिमल फॉर्म में भी दिखाया है। वो डिपेंड करता है कि थीम क्या है स्टोरी की, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल में नरेशन पे बेस्ड यहाँ पर कॉन्सेप्ट है स्कल्पचर का। तो कहने का मतलब स्टोरी टेलिंग का कॉन्सेप्ट है, तो ऐसे में एनिमल भी बना दिया और कई जगह पे कुछ सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन भी दे दिया। मटेरियल क्या यूज हुआ, देखो व्हाइट मार्बल मेजरली यूज हुआ और उसकी भी स्पेसिफिक एक क्वालिटी है जिसका नाम है पल्लनाड मार्बल। ठीक है, याद रख लेना, ये स्टेटमेंट आपका थर्ड था ही जो सही है। इसके अलावा यहाँ पर जो स्तूप है, ठीक है, उन स्तूपों की अगर फीचर्स की बात करें तो उनके चारों तरफ प्रदक्षिणा पथ भी मिलेगा, नंबर 1, ठीक है, जो परिक्रमा वाला होता है वो, और वैदिका दैट मींस रेलिंग भी यहाँ पर मिल जाएंगी। और उन रेलिंग्स के ऊपर आपको बहुत सारी स्टोरीज देखने को मिलेगी जो कि मोरलेस बुद्धा से या बोधिसत्वा से रिलेटेड है। कहने का मतलब वही स्टोरी टेलिंग नरेशन वाला कॉन्सेप्ट है, वो मोरलेस एकदम बिल्कुल कहता ना यहाँ पर अटैच्ड है ही, उसको हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया। चलिए दूसरे क्वेश्चन को आप पॉज कर लो, देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट गंगा वाटर शेयरिंग ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। इसमें अपने को करेक्ट स्टेटमेंट चूज करने हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, गंगा वाटर शेयरिंग ट्रीटी वाज साइंड बिटवीन या बाय
इंडियन प्राइम मिनिस्टर एच.डी. देवेगौड़ा एंड बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना। साल है 1999 का, ध्यान रखना भाई। दूसरा, द ट्रीटी एस्टैब्लिश्ड 50 इयर्स वाटर शेयरिंग अरेंजमेंट। तो ऐसे में ये दो स्टेटमेंट्स है, करेक्ट हमें ढूंढना है। एलिमिनेशन का कॉन्सेप्ट यहां पे लगेगा नहीं, बट यस आपको दोनों स्टेटमेंट्स में कुछ ना कुछ पकड़ने की जरूरत है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा पॉलिटी का नॉलेज है, थोड़ा सा आपने मॉडर्न पॉलिटी या फिर ये कहो कि जो कोलिशन गवर्नमेंट का इरा था उस टाइम का पढ़ा, तो एच.डी. देवेगौड़ा जी का पीरियड कौन सा था? 99 था। 99 में तो अटल जी आ गए थे, अगर आपको ध्यान हो तो यहां पर ये ईयर और ये प्राइम मिनिस्टर का जो पॉइंट है ये मिसमैच हो रहा है, ये तो गलत हो गया। फिर बात आती है कि 50 साल का शेयरिंग एग्रीमेंट था। जी नहीं, ये 30 साल के लिए ही फाइनल हुआ था। तो कहने का मतलब दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए, तो आपका आंसर यहां पर चला गया डी, नीदर वन और नॉर टू। देखो इसमें वही बात आ गई कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अभी एक क्या कोशिश की जा रही है कि जो 1996 की ट्रीटी हो रखी है उसको रिवाइवल दिया जाए। क्यों? क्यों 1996 से 30 साल का मतलब 2026 में ये ट्रीटी खत्म हो जाएगी, तो इसको कंटिन्यू रखने के लिए गवर्नमेंट अपनी तरफ से एफर्ट कर रही है। और शेख हसीना जी आपको पता है इंडिया की विजिट पे आई भी है। इसके अलावा देखा जाए तो ये जो गंगा वाटर शेयरिंग ट्रीटी है, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बायलैटरल ट्रीटी है, क्योंकि गंगा है ना, ये आप देखोगे कि इंडिया से ओरिजिनेट होकर के फिर बांग्लादेश से होकर के बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। तो पानी को शेयर को लेकर के बहुत सारे इश्यूज रहते हैं अलग अलग कंट्रीज में, इवन स्टेट्स के बीच में भी चलता रहता है, तो ये सेटलमेंट होना जरूरी भी है। अब आप देखो ये साइन कब हुई थी? 12 दिसंबर 1996, और उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर थे एच.डी. देवेगौड़ा और उनके काउंटर पार्ट बांग्लादेश की तरफ से ही शेख हसीना वाजिद। ओके, पॉइंट यहां पर ईयर का था जो मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया। दूसरा स्टेटमेंट जो मैंने बताया वो 30 साल का था, ना कि 50 साल का। चलो एक बार तीसरे क्वेश्चन पे आ जाओ, इसको आप पॉज कर लो, ये स्टैटिक पार्ट से है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपको मिल सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स प्राइमरी पर्पज ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग? प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का जो प्राइमरी पर्पज है उसको सबसे बढ़िया डिफाइन इन चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करता है? फर्स्ट, टू इंक्रीज द प्रॉफिट ऑफ बैंक, टू इंक्रीज द प्रॉफिट ऑफ बैंक्स बाय फोकसिंग ऑन हाई इंटरेस्ट लोन्स, ज्यादा इंटरेस्ट के लोन देकर के ज्यादा प्रॉफिट कमाने का कॉन्सेप्ट है ये। सेकंड, टू फैसिलिटेट द फ्लो ऑफ क्रेडिट टू सेक्टर that are credit worthy but unable to access credit from formal financial institution। इसका मतलब उन सेक्टर्स के लिए लोन की व्यवस्था तैयार करना जो कि वाकई में लोन डिजर्व भी करते हैं और वो रिटर्न भी कर देंगे और उससे हमारी इकोनॉमी को बेनिफिट भी मिलेगा, बट उनको फॉर्मल मैनर में लोन नहीं मिलता, बहुत प्रॉब्लम आती है। क्या वो सेक्टर्स को फोकस करना प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंडर आएगा? तीसरा स्टेटमेंट, टू रिड्यूस द गवर्नमेंट्स फिस्कल डेफिसिट बाय ट्रांसफरिंग फंड्स फ्रॉम बैंक टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट अपनी फिस्कल डेफिसिट को खत्म करने के लिए बैंकों का जो फंड है वो गवर्नमेंट के पास ट्रांसफर करने की बात करती है, सोचो देखें। थर्ड, टू एनकरेज द फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन डोमेस्टिक बैंक्स। ये चार स्टेटमेंट्स है, बताओ। देखो एक एक को देखो। फर्स्ट, यहां पर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, दैट मींस आप उन सेक्टर्स की आइडेंटिफिकेशन की बात कर रहे हो जो कि मोरलेस बहुत ज्यादा प्राइम है, उन पर अगर फोकस दिया जाए तो हमारी इकोनॉमी को अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा। तो क्या हाई इंटरेस्ट लेकर के लोन देना या फिर बैंक ज्यादा पैसा कमाने की बात हो रही है क्या? नहीं। तीसरा स्टेटमेंट देखो, गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट का कोई मतलब ही नहीं है यहां पर, ठीक है, तो ये भी नहीं जाएगा। चौथा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को डोमेस्टिक बैंक्स में लाना, देखो मोरलेस इनडायरेक्टली ये काम हो सकता है, बट ये भी डायरेक्टली कोई आंसर नहीं जाता। आंसर आपका सीधा जाता है कौन सा? कि भाई उन सेक्टर्स को पैसे प्रोवाइड करना, क्रेडिट या लोन फैसिलिटी अवेलेबल कराना जो कि फॉर्मल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन एक्सेस नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में आपका आंसर हो गया बी। देखो इसको, अभी आरबीआई ने क्या किया है, अपनी तरफ से रिवाइज किया है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग से रिलेटेड जो भी गाइडलाइंस है उनको। टारगेट क्या है कि भाई देखो जो भी छोटे लोन्स हैं उनकी एक्सेसिबिलिटी हमें उन लोगों के लिए या उन सेक्टर्स के लिए अवेलेबल करा देनी चाहिए जो कि इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड एरियाज में रहते हैं। कहने का मतलब जिनको फॉर्मल लोन लेने में बड़ी प्रॉब्लम आती है, साहूकार या फिर मनी लेंडर्स के पास जाकर के पैसे लेना पड़ता है जो कि मोर और लेस उनके लिए बहुत घाटे का सौदा होता है, तो उसको एनकरेज करने के लिए आरबीआई की तरफ से ये एफर्ट बना रहता है। अब देखो पीएसएल के बारे में थोड़ा हम जानते हैं। इस कॉन्सेप्ट को फॉर्मलाइज कब किया गया था? 1972 में। टारगेट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि भाई क्रेडिट वर्दी सेक्टर्स हैं, बट प्रॉब्लम आ रही है कि भाई उन लोगों को एक्सेस नहीं है, तो एक्सेस दिया जाए।
टारगेट क्या है भाई, कैसे भी करके इसमें जो बैंक्स हैं, अब बैंक्स का अलग अलग टारगेट यहाँ पर फिक्स है, उसको हम समझेंगे, बट टारगेट क्या दिया हुआ है, बैंकों को ये कहा है कि भाई आप जितना क्रेडिट देते हो ना, लोन देते हो, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर, जितना आप लोन दे रहे हो, जितना आपकी बैलेंस शीट में लोन का अकाउंट आ रहा है, उसका एक फिक्स अमाउंट गवर्नमेंट की तरफ से या फिर आरबीआई की तरफ से गाइडलाइन के बेसिस पर इशू कर दिया जाएगा, वो प्रायोरिटी सेक्टर को दिया जाएगा। प्रायोरिटी सेक्टर का मतलब हो गया कि आप कहीं ना कहीं रूरल इकोनॉमी को प्रमोट करना चाह रहे हो, हमारी कोर जो आप कह सकते हो कि एग्रीकल्चरल सेक्टर में जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ावा देने के लिए, लोगों को एनकरेज करने के लिए उनको फैसिलिटेट करना है। अच्छा, एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि जितने भी टाइप के बैंक्स हैं उनके लिए ये जो लिमिट होगी ना, पीएसएल प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के तहत जो भी टारगेट्स हैं वो फिक्स नहीं है, वो वेरी करते हैं। कैसे? अगर कोई शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक है या कोई फॉरेन बैंक है, फॉरेन बैंक कौन सा, जिसकी इंडिया के अंदर ब्रांचों की संख्या 20 या 20 से ज्यादा है, तो ऐसे में शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, ठीक है, जो कि आरबीआई एक्ट जो है उसके सेकंड शेड्यूल के अंडर एंटर हो, और दूसरा आपका फॉरेन बैंक जिनके पास में 20 से ज्यादा ब्रांचेज हैं, उनको तो क्या करना पड़ेगा, अपने क्रेडिट का 40% प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंडर देना होगा, ध्यान रखें। दूसरा, जो आरआरबीज होते हैं, हर बैंक अपनी रीजनल रूरल बैंक डेवलप करके रखती है स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर के, और एक स्मॉल फाइनेंस बैंक्स भी आज के टाइम पे बहुत खुल चुके हैं। तो इनके लिए टारगेट है कि भाई आपका जो क्रेडिट लिस्ट है या क्रेडिट का एक्सपोजर है, उसके लिए आपको 75% टारगेट आपको यही करना पड़ेगा प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर। इसके अलावा जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, ठीक है, उनके लिए ये प्रोविजन है कि 2024-25 का जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इसमें तो देखो चलो ठीक है कि आप अपना जितना भी एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट है उसका 65% आप लोन दे सकते हो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को, बट उसके अगले ही साल आपको ये रेंज बढ़ा करके 65 की बजाय 75% कर देना है। तो कहने का मतलब आरबीआई की गाइडलाइन ये है कि कैसे भी करके इंक्लूसिव ग्रोथ को हम इंश्योर कर सके अर्बन एंड रूरल एरिया में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग से रिलेटेड। चलो, अब फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन इज रिलेटेड टू न्यूक्लियर प्रोग्राम, इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम। आपके सामने 3 पेयर्स हैं, आपको करेक्टली मैच्ड पेयर्स के बारे में बताना है कि कितने पेयर्स एकदम प्रॉपर्ली मैच्ड हैं, 1 है, 2 है, तीनों है या कोई सा भी नहीं है, ठीक है। स्टेज फर्स्ट में यूरेनियम की बात हुई, स्टेज सेकंड में थोरियम की बात हुई, स्टेज थर्ड में प्लूटोनियम की बात हुई। अब आप बताइए कि इन तीनों में से क्या सही है क्या गलत है, आपको यहां पर एक्यूरेटली जाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, इसको अगर आप इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम को थोड़ा बहुत रिवाइज करोगे तो सबसे पहली चीज यूरेनियम पे फोकस किया गया, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेज जो है वो यूरेनियम के लिए है, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, पहला स्टेटमेंट अपना एकदम परफेक्टली राइट है। सेकंड स्टेज की बात करें तो वो है आपका प्लूटोनियम से रिलेटेड, और जो आपका थर्ड स्टेज है दैट इज रिलेटेड टू थोरियम। तो ऐसे में ये क्वेश्चन क्यों बना, आपने देखा होगा कि अभी इंडिया की तरफ से कुछ प्रोग्रेस अचीव की गई है। अब इस क्वेश्चन का एनालिसिस हम देख लेते हैं, बट आंसर आपको समझ में आ गया ना, केवल एक स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्टली मैच्ड है, ए, ठीक है। अब देखो क्या है पूरा मामला। इंडिया अभी सेकंड स्टेज के पास में पहुंच गया है, इसका मतलब ये कि हम हमारी तरफ से प्लूटोनियम बेस्ड जो हमारा डेवलपमेंट है उसको हम अचीव करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उसके लिए फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स के प्रोटोटाइप, दैट मींस एक तरीके का एक मॉडल के फॉर्म में हमने डेवलपमेंट कर लिया। और ये डेवलपमेंट कहां पर हुआ है, सेकंड स्टेज की थ्रेशोल्ड, या फिर कहो कि सेकंड स्टेज के अंदर एंटर होने का जो तैयारी है वो कहां पर हो रही है, सबसे पहले मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन कलपक्कम, याद रख लेना भाई, ठीक है। ऐसे में ये नाम जो आ गया ना कलपक्कम के बेसिस पर हो रही है, तो आप जितने भी न्यूक्लियर एनर्जी में काम आने वाले मिनरल्स हैं उनके बारे में डिटेल देखेंगे, प्लस में कहां कहां पर न्यूक्लियर रिएक्टर्स हमारे यहाँ पर प्रेजेंट है उनके बारे में भी आपको देख लेने हैं, ठीक है। अब इंडियाज न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम की बात करें तो देखो हमारे पास में यूरेनियम डिपॉजिट की कमी नहीं है, ध्यान रखें। बस वही बात है कि उसको हम यूटिलाइज या हार्नेस नहीं कर रहे हैं। ग्लोबल जितना टोटल डिपॉजिट है उसका 25% अकेले इंडिया के पास में यूरेनियम डिपॉजिट। इसका मतलब हमारी एनर्जी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग टर्म में ज्यादा टेंशन वाली चीज नहीं है, बट अगेन हमारे पास में प्रॉपर टेक्नोलॉजी डेवलप होना ये अपने आप में एक टास्क है। पेयर फर्स्ट करेक्टली मैच्ड, मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको कि प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर ये फर्स्ट स्टेज का पार्ट है जहां पर आप नेचुरल यूरेनियम को यूज करते हो। तो यूरेनियम फर्स्ट पेयर में था,
एकदम परफेक्टली मैच होता है। वहां पर कौन सा यूरेनियम काम में आता है? यूरेनियम 238। और जब इस पे न्यूट्रॉन का अटैक करवाया जाता है तो आपको रिजल्ट के तौर पर प्लूटोनियम 239 मिलता है और साथ ही साथ एनर्जी रिलीज होती है। तो पहला स्टेज तो सीधा सा है कि हम यहाँ पर यूरेनियम को नेचुरल फॉर्म में यूज करते हैं। सेकेंड स्टेज की बात करें तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, इसमें क्या होता है कि प्लूटोनियम 239 का यूज होता है। और इसके लिए एक बड़ी अच्छी बात कही जाती है कि ये जो फास्ट ब्रीड रिएक्टर्स हैं सेकंड स्टेज की, हमारी अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात करें उसकी, तो इसमें क्या कहा जाता है कि ब्रीड मोर फ्यूल देन दे कंज्यूम। क्यों? क्योंकि यूरेनियम 238 आप यूज करते हैं और उसके अंदर आप यूरेनियम 238 आपने इनपुट के तौर पे यूज किया और यूरेनियम 238 के ब्रेक होने से फिर आपका बन जाता है, एक तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाता है वो ऑक्साइड, मतलब एक तरीके से उसके ऑक्साइड फॉर्म में, मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है प्लूटोनियम 239 के फॉर्म में। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो यहां पर जितना यूरेनियम आपने डाला उससे ज्यादा क्वांटिटी में आपको प्लूटोनियम में दिख जाता है, जिसके चलते आप मोर और लेस उसको और ज्यादा क्वांटिटी में यूज कर पाते हो। इसलिए ये पॉइंट आ गया कि हाँ जी, ब्रीड मोर फ्यूल देन दे कंज्यूम, ये बाई पॉइंट आ गया। तो सेकंड किससे रिलेटेड हो गया? प्लूटोनियम। थर्ड में थोरियम बेस्ड रिएक्टर की बात होती है, जहां पर इनपुट के तौर पर 232 थोरियम 232 यूज होता है। और आप देखोगे कि जैसे ही थोरियम को हम यूज करेंगे तो आउटपुट के तौर पर यूरेनियम 233 जो है वो निकलेगा, जो कि मोर और लेस एनर्जी के प्रोडक्शन में काम आएगा। तो कहने का मतलब फर्स्ट स्टेज आपका किससे रिलेटेड हो गया? यूरेनियम से रिलेटेड। सेकंड स्टेज प्लूटोनियम, थर्ड स्टेज आपका थोरियम से रिलेटेड। कोई डाउट नहीं है? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 24 तारीख का, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ कावेरी रिवर? कावेरी रिवर जो है, जिसको दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, आप ये बताइए कि उसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं? लक्ष्मण तीर्था, सिमशा, स्वर्णावर्ती, ठीक है, स्वर्णावती, भवानी और हेमवती, ये 5 रिवर्स के नेम है। आपको ये बताना है कि कौन से रिवर्स है जो कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। इसका मतलब लेफ्ट वाली अगर एलिमिनेट कर दी तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी आपके सामने आ जाएगी। अब इसकी अगर बात करें तो लक्ष्मण तीर्था, जी बिल्कुल इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। शिमशा नहीं, ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। स्वर्णवशी ये बिल्कुल है। इसके अलावा आप देख सकते हो कि आपकी भविनी, ये भी बिल्कुल ठीक है, और हेमवती नहीं है। तो इसका मतलब 1, 3, 4 आंसर आपका सीधा चला गया सी। अब आप इसको थोड़ा डिटेल में देख लो, अभी क्यों ये कंटेक्स्ट में है, न्यूज में है। देखो, तमिलनाडु सरकार के अंडर में जो डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी है, ठीक है ना, वो बेसिकली नागावती, ठीक है, नागावती जो कि कावेरी रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ओके, आप कह सकते हो कि वहां पर एक एक्सकेवेशन में लगे तो वहां पर कई जियोमेट्रिक सिंबल्स मिले, ठीक है, ये चलो ठीक है, एक्सकेवेशन में चीजें मिली, बट रिवर जो थी वो कहीं ना कहीं न्यूज में रही। तो यहां पर हमें अभी जान लेना है कि किस तरीके से कावेरी की कौन कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज आ जाती हैं। नागावती जो है उसका एंशियंट नेम है वो पालर है, ठीक है, ठीक है। अब आप देख लो यहां पर क्या क्या चीजें हैं। कावेरी रिवर की बात करें, ओरिजिन, पहली चीज तो ये हमें ध्यान रखनी नहीं है कि ये दक्षिण भारत की गंगा है और गंगा ऑफ साउथ, नॉर्मल हो गया इसका ट्रांसलेशन। चलिए ठीक है, ओरिजिनेट कहां से होती है? ताल कावेरी, ठीक है, जो कि ब्रह्मगिरी रेंज, जो कि वेस्टर्न घाट का पार्ट है, उसी के वहां से ओरिजिनेट होती है। और एग्जैक्टली देखें तो कर्नाटका का जो कुर्ग डिस्ट्रिक्ट है उस वहां से ओरिजिनेट होती है, कोडागु से, और जाकर के गिरती कहां है? बे ऑफ बंगाल से, ठीक है। तो ये एक्सकेवेशन कहां पर हुआ, ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट रिवीजन। ये एक्सकेवेशन हुआ पेरुम्बलाई, ठीक है, नागावती रिवर है, ठीक है, बैंक ऑफ नागावती, जो कि एंशिएंट टाइम में पालर के नाम से भी जानी जाती थी, वो कावेरी की ट्रिब्यूटरी है। अब कावेरी की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करो, हरांगी, हेमवती, शिमशा और अर्कावती, ये हो गई 4। और फिर बच गई राइट बैंक, तो लक्ष्मण तीर्था, कबीनी, कबानी, ठीक है, इसके अलावा स्वर्णवती, भवानी, नोएली और अमरावती, ये इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज यहाँ पर आ जाती है। तो ध्यान रख लें, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट 25 जून के क्वेश्चंस के बारे में। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। एक तरफ आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स दिए हुए हैं, एक तरफ रिवर्स, आपको अगेन वही पेयर्स को देखना है कितने पेयर्स करेक्टली मैच्ड हैं। फर्स्ट है पक्कल दुल प्रोजेक्ट, ये क्या मरुसदर रिवर पे है भाई, या आप रिमाइंड करिए। रेटले किशनगंगा पे है,
बगलिहार कलनाई पे है। ये 3 स्टेटमेंट्स है, तीनों में आप देखोगे कौन सा एकदम करेक्टली पेयर्ड है। अब इसमें आप देखो कि पक्कल दुल प्रोजेक्ट की बात करें तो ये तो परफेक्टली मैच्ड है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। बाकी रेटले और बगलियार की बात करो ना, ये कहां पर है, ये चिनाब रिवर पर है। ठीक है, तो ऐसे में 2 स्टेटमेंट हो गए गलत, बच गया हमारा ए। ठीक है, अब देखो एक ए का मतलब एक स्टेटमेंट सही है। अब देखो होता क्या है कि अभी रिसेंटली इंडस वाटर ट्रीटी का जो 1960 का एग्रीमेंट है, जिसमें टोटल 6 रिवर्स यहां पर इंक्लूड होती हैं, जिसमें इंडस और उसकी 5 ट्रिब्यूटरीज जिनके आधार पर पंजाब बोल दिया जाता है। तो उनमें से 3 नॉर्थ वाली है वो तो पाकिस्तान को मिली हुई है, और 3 साउथ वाली जो है वो इंडिया को मिली हुई है। तो ऐसे में ये पाकिस्तानी 5 मेंबर्स आकर के ये इन्वेस्टिगेट करके गए कि कहीं इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी का वायलेशन तो नहीं किया है। तो ऐसे में ये इंपॉर्टेंट हाइड्रो प्रोजेक्ट्स जो हैं न्यूज में रहे वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सबसे पक्कल दुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट की बात करें तो ये देखो चिनाब रिवर की ट्रिब्यूटरी है मरुसदर, उसके ऊपर है। दूसरा रेटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की बात करें तो ये चिनाब रिवर पर है, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर में। और बगलियार की बात करें तो ये भी चिनाब पर है। तो मोटी बात करें तो तीनों के तीनों प्रोजेक्ट्स चिनाब पर हैं, बट एक जो है वो मरुसदर इसकी ट्रिब्यूटरी पर है। ठीक है, ये हमें ध्यान रख लेना। और तीनों के तीनों प्रोजेक्ट हैं वो हैं जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन में। ठीक है, तो इस तरीके से आपके मैपिंग के थ्रू भी इनडायरेक्टली इस तरीके से पेयरिंग के क्वेश्चंस बन जाते हैं। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। Consider the following pairs regarding cities recognized under UNESCO's Creative Cities Network. आपको यहां पर देखना है कि एक तरफ तो सिटीज के नेम दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उस सिटी को किस तरीके से यूनेस्को ने क्रिएटिव फील्ड के तौर पर आइडेंटिफाई कर रखा है। अब इनमें मैचिंग देखनी है, अगेन वही पेयर है। सही से मैचिंग कितने पेयर्स हैं उनकी संख्या देखनी है, आंसर देखना है। हैदराबाद फिल्म के लिए है क्या, सोचो। चेन्नई म्यूजिक के लिए है क्या, जयपुर गैस्ट्रोनॉमी के लिए है क्या, और कोझिकोड लिटरेचर के लिए है क्या। ठीक है, अच्छे से रिमाइंड किया होगा आपने या रिवाइज किया होगा तो जरूर रिकॉल हो रही होगी। हैदराबाद क्या फिल्म के लिए है, नहीं, हैदराबाद गैस्ट्रोनॉमी के लिए है। हैदराबाद किसके लिए है भाई, गैस्ट्रोनॉमी के लिए। तो पहला तो पेयर वैसे ही गलत हो गया। चेन्नई म्यूजिक बिल्कुल चल जाएगा। जयपुर गैस्ट्रोनॉमी नो, जयपुर फोक आर्ट इनके लिए मानी जाती है। ठीक है, तो ये भी गलत आपका पेयर हो गया। और कोझिकोड तो लेटेस्ट है भाई लिटरेचर के हिसाब से। तो 2 पेयर आपके मैच कर रहे हैं, तो आंसर आपका बी चला जाएगा। इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। रिसेंटली केरला के नॉर्दर्न रीजन में लोकेटेड जो कोझिकोड सिटी है उसके पास में आप देखो केरला का खुद का अपना मलयाली कल्चर, मलयाली लिटरेचर, सब कुछ एकदम बेस्ट है। तो उसको यूनेस्को की तरफ से सिटी ऑफ लिटरेचर के तौर पे रिकॉग्निशन मिला है। और ये इंडिया की फर्स्ट यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर है। इसका मतलब लिटरेचर के लिए रिकॉग्निशन मिलना किसी एक सिटी के लिए, ये ताज जो है वो इंडिया की कोझिकोड सिटी को दिया गया है जो कि केरला के नॉर्थ में लोकेटेड है। क्लियर। यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज की बात करें तो ये कॉन्सेप्ट कब से शुरू हुआ, ये देखो 2004 से शुरू हुआ। काम क्या है भाई, सीधी बात है कि अर्बन एरियाज में कल्चरल एस्पेक्ट में चीजों पर अगर ध्यान दिया जाए तो डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो सकता है, बट वहीं पर अर्बन एरियाज में लोप भी होता है, लॉस भी बहुत ज्यादा है। तो क्यों ना अर्बन डेवलपमेंट को सस्टेनेबल बनाया जाए, इसके साथ में इंक्लूजन पे ध्यान दिया जाए, सोशल इंक्लूजन और कल्चरल वाइब्रेंसी, क्योंकि आपकी खुद की लोकल कल्चर को जितना एनकरेज करोगे उतना ही ज्यादा आप और आगे रिच हेरिटेज अपनी डेवलप कर पाओगे। तो ऐसे में यूनेस्को का कॉन्सेप्ट है कि क्यों ना हम सिटीज को इस तरीके से रिकॉग्नाइज करें कि हाँ भाई वहां पर आसपास की कल्चर को वो कितना प्रिजर्व कर रही है, कितना ज्यादा प्रमोट कर रही है। तो ऐसे में 7 डिफरेंट क्रिएटिव फील्ड्स आइडेंटिफाइड हैं, जिसमें क्राफ्ट एंड फोक, डिजाइन, फिल्म, गेस्ट्रोनॉमी, लिटरेचर, मीडिया आर्ट एंड म्यूजिक। इसमें सब समझ में आ गया होगा। गेस्ट्रोनॉमी का मतलब फूड रिलेटेड है ना, खाने से संबंधित जो काम होता है। तो ऐसे में देखा जाए तो 350 से भी ज्यादा सिटीज अभी तक 100 से ज्यादा कंट्रीज में यूनेस्को ने आइडेंटिफाई कर रखी है। ये हमें ध्यान रख लेना है। टारगेट क्या है, किसी भी तरीके से एक सिटीज में कोऑपरेशन डेवलप करना, एक दूसरे के साथ में एक दूसरे की बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हुए कैसे भी करके अपनी खुद की कल्चर को भी प्रोटेक्ट करना और एनकरेज करना, एम्पावर करना लोकल्स को। इसके अलावा हमारे देश में जो सिटीज हैं उनकी अगर बात करें तो यूनेस्को की जो क्रिएटिव कल्चरल नेटवर्क है इसके हिसाब से श्रीनगर को क्राफ्ट एंड फोक के हिसाब से रिकॉग्निशन 2021 में मिला था। ठीक है, इसी तरीके से क्राफ्ट एंड फोक के ऊपर ही सीधा अगर पिक करें तो आपके पास में आ जाता है फिर जयपुर क्राफ्ट एंड फोक
2015 का। सिमिलरली हैदराबाद की मैंने बात आपको बता दी, गैस्ट्रोनॉमी मतलब फूड के लिए हैदराबादी बिरयानी है ना, ठीक है, शाही क्या बोलते हैं, शाही टुकड़ा, ये कई फेमस चीजें हैं हैदराबाद की, ठीक है। इसके अलावा मुंबई फिल्म के लिए है ही, मुंबई तो वैसे ही फिल्मी सिटी है। चेन्नई की बात करें तो क्रिएटिविटी इन म्यूजिक, ये हमने अभी क्वेश्चन में भी देख लिया। वाराणसी म्यूजिक के लिए है, ग्वालियर भी म्यूजिक के लिए है, और कोझिकोड है वो लिटरेचर के लिए है, जो कि इंडिया की पहली सिटी है जिसको लिटरेचर के लिए रिकॉग्निशन दिया गया है यूनेस्को की तरफ से। क्लियर है? तो ये आप लिस्ट ध्यान रख लेंगे, प्लस साल भी थोड़ा सा क्रोनोलॉजी के हिसाब से सेट करके याद रख लेना इनको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अर्थ्स इनर कोर। अर्थ के इनर कोर से संबंधित ये क्वेश्चन है। वैसे तो हमने जो पिछला डिस्कशन किया था उसमें भी इनर कोर से रिलेटेड था, बट यहां पर एक दो पॉइंट्स आपको डिफरेंट मिल सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िए और जवाब दीजिए। द इनर कोर, अच्छा करेक्ट अपने को चूज करना है, ओके। द इनर कोर इज कंपोज ऑफ प्राइमरीली आयरन एंड निकल। इसमें मेजरली आपको आयरन और निकल देखने को मिलेगा, देखते हैं। दूसरा, टेम्परेचर ऑफ इनर कोर इज एस्टिमेटेड टू बी लोअर देन द आउटर कोर। आउटर कोर से लोअर कोर जो है, इनर कोर जो है, उसका टेम्परेचर आपको कम मिलता है, बताइए देखें। थर्ड, द बाउंड्री बिटवीन द इनर कोर एंड आउटर कोर इज नॉन एज गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। ये भी आपको ध्यान रखना है भाई, समझो, सोचो, याद करो कि इनर कोर से आउटर कोर के बीच में जब जाते हैं ट्रांजिशन जोन आता है, उसको क्या बोला गया है, कौन से डिसकंटिन्यूटी बोली जाती है, क्या गुटेनबर्ग बोलते हैं, बताइए। चौथा, सिस्मिक वेव जो हैं वो इनर कोर में ज्यादा स्पीड से ट्रेवल कर पाती है एज कंपेयर टू आउटर कोर। जैसे कि आपने सिस्मिक वेव अर्थक्वेक वाला जो कॉन्सेप्ट आपने डिटेल में देखा होगा, तो आपने सिस्मिक वेव्स के ट्रेवल के बारे में समझने की कोशिश की होगी, राइट। तो वहां पर याद करो कि इनर कोर में ज्यादा स्पीड रहती है या आउटर कोर में। बिल्कुल बैक टू द बेसिक्स, एकदम प्रिंसिपल्स की तरफ पहुंच जाओ, काम बन जाएगा आपका। अब देखो इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि क्या इनर कोर प्राइमरीली आयरन और निकल से बना है। देखो सीधी बात है, इनर कोर को तो हम बोलते ही नीफे हैं, नीफे का मतलब निकल और आयरन, तो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट में तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। दूसरा स्टेटमेंट, द टेम्परेचर ऑफ इनर कोर इज एस्टिमेटेड टू लोअर, ठीक है, इनर कोर जो है वो कम टेम्परेचर पर है एज कंपेयर टू लो आउटर। अब आप बताओ कि अर्थ सरफेस से जैसे जैसे हम सेंटर की तरफ जाते हैं तब टेम्परेचर बढ़ता है कि घटता है या कहीं चेंज आता है। भाई हमने तो ये देखा है कि टेम्परेचर लगातार बढ़ता चला जाता है। इसका मतलब अर्थ के सेंटर पे जो इनर कोर है उसका टेम्परेचर आपको आउटर कोर के कंपैरिजन में ज्यादा मिलेगा। इसका मतलब दूसरा स्टेटमेंट एब्सोल्युटली रॉन्ग। तीसरा स्टेटमेंट गुटेनबर्ग है कि नहीं पता नहीं, यार ये तो याद ही नहीं आ रहा। अब आप देखो यहां से तीन स्टेटमेंट हो गए, फर्स्ट आपका ठीक है, सेकंड आपका गलत हो गया। तो फर्स्ट जहां पर ठीक है और सेकंड गलत है वो ऑप्शन आपके हो जाते हैं बी एंड सी। अब आपको तीसरे और चौथे में सोचने की जरूरत है, ठीक है, तीसरे और चौथे में सोचने की जरूरत है, दोनों में से एक सही होगा, ठीक है। अब गुटेनबर्ग अगर आपको याद है तो ठीक है, अपने हिसाब से कर लो, राइट। और उसके अलावा चौथे वाले स्टेटमेंट को देखो आप, सिस्मिक वेव ट्रेवल फास्टर थ्रू द इनर कोर कंपेयर टू द आउटर। ये तो आपको पता ही है कि सिस्मिक वेव्स का जो ट्रेवल करने का कॉन्सेप्ट है वो कैसा होता है, सॉलिड में सबसे ज्यादा स्पीड से ट्रेवल करते हैं ये। अब आपको ये तो ध्यान ही है ना, इनर कोर क्या है, सॉलिड है, आउटर कोर क्या है, लिक्विड है। तो लिक्विड में से स्पीड होगी कम, सॉलिड में से ज्यादा। तो स्टेटमेंट देखो कि इनर कोर से सिस्मिक वेव्स की ट्रेवल स्पीड जो है वो ज्यादा होती है। जी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो आपका ये सीधा आंसर डी चला गया। अब आपको गुटेनबर्ग आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो यहां पर इजीली आप टैकल कर लोगे। अब आप सोच रहे होंगे कि यार इनर कोर जो है, आउटर कोर तो लिक्विड है, इनर कोर सॉलिड कैसे है। देखो इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अर्थ के इंटीरियर में जैसे जैसे जाओगे ना तो बेटा प्रेशर भी राइज होता है और टेम्परेचर भी राइज होता है। बट दोनों की रिलेटिविटी की बात करें तो आउटर कोर जो है, आउटर कोर की अगर बात करें, ये कोर, इसका ये इनर है और ये आउटर है। तो आउटर वाले पोर्शन में क्या होता है कि वहां पर टेम्परेचर की डोमिनेंस रहती है प्रेशर के कंपैरिजन में, इसलिए वो मटेरियल वहां पर लिक्विड फॉर्म में है। वहीं पर जैसे ही आप सेंटर में पहुंच जाओगे वहां पर इनर कोर के जगह पे आपको क्या दिखेगा कि टेम्परेचर के ऊपर प्रेशर डोमिनेट कर जाता है। अब दबाव अगर ज्यादा है, चाहे तापमान कितना ही हो, तो वो दबाव ऑटोमेटिकली सॉलिड में कन्वर्ट कर देता है मटेरियल को। तो ऐसे में सेंट्रल या इनर कोर जो है वो सॉलिड में है, और सॉलिड में इसीलिए उसके थ्रू सिस्मिक वेव्स भी ज्यादा स्पीड से ट्रेवल करती है। तो आंसर आपका डी हो जाएगा, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब ये बातें क्यों आई है न्यूज में, क्योंकि रिसेंटली क्या है, इनर कोर
वैसे देखा जाए ना तो इनर कोर की स्पीड जो है वो ओवरऑल अर्थ की स्पीड से थोड़ी ज्यादा होती है रोटेशन की, है ना। बट अभी 2010 में ये देखा गया था कि भाई इसकी स्पीड थोड़ी सी डाउन जा रही है, इसी को लेकर के ये क्वेश्चन था। अब देखो इनर मोस्ट लेयर होती है इनर कोर की, अगर बात करें वैसे तो आपको ध्यान ही है कि हम जैसे जैसे अर्थ के इंटीरियर, आउटर क्रस्ट, फिर आपका मेंटल आ गया, फिर कोर। अब इनको भी आप दो दो पार्ट्स में डिवाइड करके रखते हो, इनर एंड आउटर, ठीक है, उस तरीके से। तो इसे देखिए कोर की दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये आयरन की बॉल होती है, प्लूटो, ठीक है, जो बोना ग्रह ड्वार्फ प्लेनेट के तौर पे जिसको डिक्लेयर कर दिया, राइट, उसकी साइज का ये रहता है। इसके अलावा देखा जाए तो ये कंपोजिशन इसमें निकल और फेरस का मेजरली देखने को मिलता है। टेम्परेचर वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। इसके अलावा इनर कोर का टेम्परेचर देखो 5000 से 7000 डिग्री सेंटीग्रेड तक मिल जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट में आपको कोई डाउट हो तो यहां पर देख लो, गुटेनबर्ग नहीं, लेमैन डिसकंटिन्यूटी है, लेमैन डिसकंटिन्यूटी है। अगर इसको थोड़ा सा कोड वाइज याद करना चाहो, CMRGL ये कॉन्सेप्ट है, CMRGL। अब आप आउटर कोर से मैं आपको बता देता हूं कैसे याद रखना है, ठीक है जी। आउटर कोर, सॉरी आउटर क्रस्ट, इनर क्रस्ट, ठीक है। चलो फिर आ जाओ, आउटर मेंटल, इनर मेंटल, ठीक है, फिर आउटर आपका कोर और ये इनर कोर। इस तरीके से आप इसको लेयर वाइज डिवाइड कर सकते हो। तो इनके बीच बीच में जो आ रही है वो देख लो, यहां पर C, ठीक है, ओके। यहां पर आप देख लो M, मोहो। फिर इसके बाद में रेपेटी, गुटेनबर्ग यहां पर आ गई। गुटेनबर्ग किसके आ गई? आउटर कोर और इनर मेंटल के बीच में। और लेमन किसके बीच में आ गई? आउटर कोर एंड इनर कोर के बीच में, ठीक है। तो ये CMRGL ये एक सीक्वेंस है, CM रसगुल्ला याद करना चाहो तो ये थोड़ा सा दिमाग लगा लेना, ठीक है। थोड़ा सा आप इसको हेल्प में ले सकते हो, बाकी आपकी चॉइस है, आपको किस तरीके से याद करना है। सबके अपने अपने तरीके होते हैं थोड़े ट्रिक्स लगाने के। खैर, चौथा स्टेटमेंट में कोई डाउट था ही नहीं क्योंकि सॉलिड है तो यहाँ स्पीड ज्यादा आएगी। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात याद हो रही है कि अर्थ का जो इनर कोर है उसकी रोटेशन स्पीड अर्थ के क्रस्ट या प्रॉपर पूरा जो अर्थ है उसके कंपैरिजन में ज्यादा है, और इस फिनोमेना को सुपर रोटेशन भी बोलते हैं। मतलब ये फुटबॉल है, फुटबॉल के अंदर एक बॉल डाल दी, आप उसको घुमा रहे हो तो अंदर वाली बॉल की स्पीड जो है वो अभी तक ये मानी गई है कि वो ज्यादा स्पीड से घूमती है। इसका मतलब क्या हो गया कि अपने आप में बाहर वाली स्ट्रक्चर से भी ज्यादा स्पीड से दौड़ रहा है, घूम रहा है, तो इसको सुपर रोटेशन का कॉन्सेप्ट बोल दिया गया। तो हो सकता है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हो सकता है इस तरीके के क्वेश्चन यूपीएससी अक्सर पूछ लिया करती है। चलो जी नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्ट्रेप्टोकॉकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम STSS के बारे में ये क्वेश्चन है। हमें करेक्ट आंसर चूज करना है भाई। STSS जो है वो ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकॉकस बैक्टीरिया से होता है। नंबर 2, ये जो है पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट हो जाता है कॉमनली, वर्ड आ रहा है कॉमनली कि हाँ ट्रांसमिट हो ही जाता है। चलिए सोचो इसके बारे में। तीसरा, देयर इज नो ट्रीटमेंट अवेलेबल फॉर STSS, क्या इसका कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल है ही नहीं। अब आप देखो कितना एक्सट्रीम, कितना जनरल, हर चीज यहाँ पे मिला दी। अब आपको सोचना है कि क्या सही है क्या गलत है। अब देखो, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि स्ट्रेप्टोकॉकस बैक्टीरिया होते क्या हैं। ये वो बैक्टीरियाज होते हैं जो कि फ्लैश ईटर होते हैं। मतलब हमारा जो मांस होता है ना, हमारा जो फ्लैश होता है ना बॉडी में, हमारा जो कहते हैं ना हमारा पूरा बना हुआ मटेरियल, उसको खाने वाले होते हैं, उसको कंज्यूम करने लग जाते हैं ये, या फिर ये कहो कि उसको डैमेज करने लग जाते हैं, जिससे टिश्यूज ऑर्गन भी कहीं ना कहीं खत्म हो जाते हैं। तो ये वो बैक्टीरियाज है। क्या STSS इसकी वजह से होता है? बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। पर्सन टू पर्सन कॉमनली ट्रांसमिट होता है, फिर ऐसे में तो पता नहीं कितने लोगों को अब तक हो जाता, कोरोना की तरह हालत खराब कर देता ना थोड़ा अगर जनरल समझे तो ये भी सही नहीं, ये सही नहीं है। और इसका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है। देखो ऐसा तो नहीं है, ट्रीटमेंट नहीं होता तो अभी तक पता नहीं है कितना बुरे तरीके से फैल सकता था। तो कुल मिलाकर के इसका आंसर जो है वो आपका ए हो जाएगा, क्योंकि इसका ए एक्सट्रीमिटी में चला गया ना, क्योंकि कोई ट्रीटमेंट, यार कुछ तो होगा, कुछ तो होगा, नहीं होता तो पता नहीं कितना वो ये हाईलाइट हो जाता, कुछ तो इसका ट्रीटमेंट निकल रखा होगा, चाहे सर्जरी करनी पड़े फिर, है ना। तो ऐसे में इसका आंसर ए हो जाता है। अब देखो इसका आंसर हम थोड़ा डिटेल में एनालाइज करते हैं कि क्यों न्यूज में था। देखो पहला कारण तो ये कि जापान में 1000 से ज्यादा केसेस मिले हैं
जहां पर फ्लैश हीटिंग बैक्टीरिया जो हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को इन्फेक्ट कर रहे हैं। और उन फ्लैश हीटिंग बैक्टीरियाज की अगर बात करें ना तो उनको STSS बोला गया है, दैट मींस स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम बोला जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये अपने आप में इस कैटेगरी को जस्टिफाई कर रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट अपना तो एकदम क्लियर है, उसमें तो डाउट ही नहीं है। ठीक है, ये तो हो गया। अच्छा, ग्रुप ए के हैं ये भी ध्यान रख लेना। दूसरा, ट्रांसमिशन की बात करें तो ये देखो, एक इन्फेक्टेड इंडिविजुअल से दूसरे इन्फेक्टेड इंडिविजुअल तक बहुत रेयरली जाते हैं, बट जाने का स्कोप भले ही रहता है। एक तो वर्ड था कॉमनली, है ना, और एक रेयरली, दोनों में बहुत डिफरेंस हो गया ना, यहां पर रेयर है वो। ठीक है, सिम्टम्स की बात करें तो देखो, बुखार, ठंड लगना। ठीक है, अब फ्लैश ईटिंग बैक्टीरिया ही है तो सीधी बात है मसल्स में भी दर्द होगा, है ना। प्रिवेंशन, बचाव क्या है भाई, साफ सुथरे पने से। किसी को छींक आए तो भाई अपनी खांसी आए, छींक आए तो मतलब उसको ढक लो, है ना, उस टाइम पे ऐसे नहीं खुले में, मतलब एक प्रॉपर हाइजीनिक आपको बिहेवियर डेवलप करना होगा, तब जाकर के इस तरीके की बीमारियों से बच सकते हो। और ट्रीटमेंट की बात करें तो देखो, स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स आपको देनी पड़ेंगी क्योंकि बैक्टीरिया है तो एंटीबायोटिक चाहिए। और दूसरा, अगर सीवियर केस आ जाए तो कई बार हमें टिश्यूज को रिमूव करना भी पड़ जाता है, जिससे कि वो प्रॉब्लम फर्दर ना फैले। नहीं तो क्या होता है कि एक बार इस तरीके से ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर हो जाए या बॉडी में इंफेक्शन इसका हो जाए तो ये क्या करता है, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू आसपास के पूरे ऑर्गन्स में फैल करके और वहां पर जाकर अपनी एक्शन शुरू कर देता है। तो ऐसे में फिर वहां पर हाई एंटीबायोटिक दे करके ही बचाया जा सकता है। अब आपको पता है हाई एंटीबायोटिक दिया जाएगा तो गर्मी भी होगी, फ्लूइड लेवल है वो बॉडी में वो भी रिड्यूस होगा, तो उसको मेंटेन करने के लिए फिर वहां पर पेशेंट को फिर फ्लूइड इनटेक भी देना पड़ता रहता है कंटिन्यूअस बेसिस पे, जिससे कि ऑर्गन्स प्रॉपर्ली फंक्शन करते रहे और उसका इलाज भी हो जाए। तो ये था आपका पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। ये रिलीज किया जाता है किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? क्या इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा, या फिर इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी IRENA के द्वारा? बताइए। इससे रिलेटेड हमने प्रीवियस जो हमारा डिस्कशन था उसमें देखा था, आपको इसमें कोई गड़बड़ी नहीं करनी है। तो देखो, इसका सीधा आंसर है बी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। जान लेते हैं क्या है। देखो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिसेंटली रिलीज किया आपका ये जो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है, वो उसमें इंडिया की रैंकिंग 2023 में 67 थी, उसको इंप्रूव करके 63rd कर दी है। और साथ ही साथ इसमें किन पैरामीटर्स को कंसीडर करके फिर ये रैंकिंग रिलीज की जाती है? नंबर 1 कि एनर्जी सिस्टम जो है वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, डेवलपमेंट और ग्रोथ में कितना पार्टिसिपेशन है, कितनी सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर कर पा रहे हो, कितना लोगों को एनर्जी सिक्योर बना पा रहे हो, साथ ही साथ सिचुएशन जिस तरीके से बदलती चली जा रही है उसमें आप एनर्जी का यूज करके कितना सिक्योर बना रहे हो खुद को, लोगों की सिक्योरिटी इंश्योर करना, सस्टेनेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और इंक्लूसिव एनर्जी सिस्टम जिसमें कि एक्सेसिबिलिटी सबके लिए इंश्योर हो सके। तो इन सारे पैरामीटर्स को ध्यान रखते हुए देखें तो इंडिया की रैंकिंग जो है वो इंप्रूव हुई है। और टॉप रैंकर्स की बात करें तो यूरोपियन कंट्रीज हैं, स्वीडन नंबर 1 पे है, बाकी पीछे वाले और कंट्रीज को आप देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, which of the following gases are primarily produced through the underground coal gasification process? ठीक है, ध्यान से समझ लेना, अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन प्रोसेस। अब इसमें आपके सामने 4 गैसेस का नाम है, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब इन चारों में से हमें करेक्ट आंसर चूज कर लेना है कि जो अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन प्रोसेस होता है तो उसमें कौन सी गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। तो यहाँ पर आपके सामने जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें से एकदम करेक्ट आंसर आपको चूज कर लेना है। पॉज करके अपनी तरफ से टिक कर लो। ठीक है, अब देखो इसका आंसर स्ट्रेट जाएगा आपका डी। ये चारों गैसेस उसमें इंक्लूड होती हैं। चलिए अब थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहली चीज तो ये न्यूज में क्यों था, देखो अभी झारखंड का जो जमतारा डिस्ट्रिक्ट है ना, वहां पर कास्टा कोल ब्लॉक है। वहां पर मिनिस्ट्री ऑफ कोल की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया है कि भाई हम कोल के जो बेड्स हैं, आपको पता है कोल सेडिमेंट्री सिस्टम या सेडिमेंट्री रॉक मैकेनिज्म के तहत मिलता है लेयर्स में, है ना। तो उसमें आप देखते हो कि वहां पर कोल को गैसिफाई कर देना, दैट मींस वहां पर या तो ऑक्सीजन या फिर हवा, इसको हम पुश करेंगे। ठीक है, एक तरफ से,
और वो फिर कोयले के साथ में जो वहां पर ऑलरेडी डिपॉजिट कोल है उसके साथ रिएक्ट करके और फिर गैस प्रोड्यूस करेगा, और उस गैस को हम दूसरी तरफ से निकाल लेंगे और उसको कैप्चर करके फिर उसको हम एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए यूज करेंगे। तो ये मोर और लेस मिनिस्ट्री ऑफ कोल की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया है। तो ऐसे में अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन का जो प्रोसेस है ना, इसको ज्यादा यूज करना एक अपने आप में कहता है ना कि पोल्यूशन को भी कंट्रोल करना या फिर एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस को टैकल करने के लिए भी कारगर साबित हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे में ऑक्सीडाइज्ड एजेंट्स हैं उनको डाला जाता है, एक तरफ से इंजेक्ट किया जाता है और दूसरी तरफ से उस गैस को फिर बाद में कलेक्ट कर लिया जाता है। ये हमारे यहाँ पर वैल्यूएबल गैसेस की प्रोडक्शन में अपने आप में एक रेवोल्यूशन, क्रांति ला देगा, जिनमें मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जो है इनको हम यूज कर पाएंगे। मेजरली हमारा फोकस यहाँ पर मीथेन और हाइड्रोजन होना चाहिए। इसके अलावा ये जो गैस प्रोड्यूस होती है इस गैस को बोलते हैं सिंगैस। ठीक है, ये सिंगैस क्या है कि अगेन वही बात कि हमारी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है उनको हम पूरा कर पाएंगे। इसमें सिंगैस के मिक्सचर में कौन कौन सी गैसेज होती है? मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। इसका मतलब हमारा ऑप्शन एकदम करेक्ट था। अब देखो सिंगैस का यूज कैसे हो सकता है, एक तो फ्यूल की तरह तो होता ही, उसमें डाउट नहीं है। इसके अलावा सॉल्वेंट, जैसे किसी मटेरियल को मिक्स करना तो उसके लिए, सॉल्वेंट के लिए। इसके अलावा फर्टिलाइजर या फिर सिंथेटिक मटेरियल मैन्युफैक्चर करने हो तो उसमें अच्छी खासी यूसेज यहाँ पर देखे जा सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following statement are correct regarding leader of the opposition in लोक सभा? क्योंकि अभी आपको पता है न्यूज में रहा है कि फर्स्ट सेशन अभी फाइनल हुआ है और 10 साल के बाद में लीडर ऑफ ऑपोजिशन प्रॉपर्ली अभी मिला है लोकसभा को। कारण क्या है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा जैसे हम डिस्कशन करेंगे। तो अब आप बताइए, लीडर ऑफ ऑपोजिशन से रिलेटेड ये 3 स्टेटमेंट्स हैं, आपको करेक्ट आंसर यहां पर देख लेना है, करेक्ट स्टेटमेंट हमें चूज कर लेना है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है? लीडर ऑफ ऑपोजिशन मस्ट बिलोंग टू द लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी, जिसके पास में 1/10 ऑफ द टोटल सीट इन लोकसभा उससे कम ना हो। फर्स्ट स्टेटमेंट ये कह रहा है। दूसरा, द एलओपी ऑफिस इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ध्यान से समझना भाई, कॉन्स्टिट्यूशन का नाम आते ही अलर्ट हो जाना है हमें। ठीक है, क्या इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है? तीसरा, एलओपी इज एंटाइटल्ड टू सैलरी, अलाउंस एंड अदर फैसिलिटीज इक्वलेंट टू कैबिनेट मिनिस्टर। तो ये आपके मेजर स्टेटमेंट्स हो गए। अब आप बताओ सही और गलत। देखो इसमें सीधे प्रोविजंस की हम बात करें, राइट? तो पहला पॉइंट जो बोला जा रहा है, पहला स्टेटमेंट है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन, जो ऑपोजिशन में बैठी हुई पार्टी जो उनमें सबसे बड़ी पार्टी का लीडर होता है, इसमें कोई कोताही नहीं है। पर वो सबसे बड़ी पार्टी का क्राइटेरिया क्या है कि उस पार्टी के पास में टोटल जो लोकसभा की स्ट्रेंथ है उसका 1/10 मतलब 10% सीटें तो एटलीस्ट होनी ही चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपका एकदम सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, क्या एलओपी के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है? नहीं। तो अगर दूसरे क्वेश्चन, दूसरे वाले को आपने डायरेक्टली अटेम्प्ट कर लिया तो एलिमिनेट कर दो, राइट? आपका सही आंसर सी चला जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कैबिनेट मिनिस्टर के इक्विवेलेंट इनका स्टेटस होता है, सैलरी, अलाउंसेज और बाकी फैसिलिटीज कैबिनेट मिनिस्टर के इक्विवेलेंट मिलती है। ठीक है, अब देखो इसको हम थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। सबसे पहली चीज कि लोकसभा में सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस है, तो उसके लीडर राहुल गांधी वो बन गए लीडर ऑफ ऑपोजिशन एज पर द कंडीशन। दूसरी चीज, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है क्योंकि बहुत सारे काम जो है वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन के साथ मिलकर के और रूलिंग पार्टी जो गवर्नमेंट बनाती है वो फिर बाद में डिसाइड करती है। ठीक है, इसके अलावा देखा जाए लीडर ऑफ ऑपोजिशन कौन होते हैं भाई? लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी जो कि ऑपोजिशन में बैठी है पर वो सरकार नहीं बना पाई। सीधी बात है, पार्टी तो बहुत बड़ी है बट ऑपोजिशन में बैठी है। बट उनके पास में सीटें कितनी होनी चाहिए? कम से कम 10% ऑफ टोटल सीट्स इन लोकसभा। इसका इसी वजह से आप देखो कि 2014 और 19 में ये स्ट्रेंथ जो है ना वो किसी भी पार्टी को नहीं मिल पाई, इवन कांग्रेस को भी नहीं मिल पाई थी। तो इस वजह से कांग्रेस वहां पर अपनी तरफ से प्रोजेक्ट नहीं कर पाई कि हाँ भाई लीडर ऑफ ऑपोजिशन हमारी तरफ से ये इंडिविजुअल होगा। ठीक है, वो बात अलग है कि लार्जेस्ट ऑपोजिशन में बैठी हुई पार्टी जो थी उसका पार्टिसिपेशन मोर और लेस लीडर ऑफ ऑपोजिशन के तौर पे किया गया, बट वो टैग जो था उसके ऊपर सवाल था। बट अब टैग अब की बार क्लियर हो गया क्योंकि कांग्रेस के पास में अराउंड 99 सीट्स हैं। तो लोकसभा की टोटल सीटें भी अगर देखो 550 या 52, तो आपको कितनी सीटें चाहिए? 55 सीटें चाहिए। तो 55 से तो बहुत ज्यादा है, इसलिए ये क्वालिफिकेशन प्रॉपर हो गई। इसके अलावा पब्लिक बहुत सारी कमिटीज में भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन का अपना इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल होता है, जैसे पब्लिक अकाउंट, पब्लिक अंडरटेकिंग,
एस्टीमेट कमेटी, इनमें सब में, और जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटीज होती हैं उनमें भी इनका पार्टिसिपेशन रहता है। साथ ही साथ बहुत सारी इंपॉर्टेंट स्टैट्यूटरी बॉडीज, कानून के तहत बनी हुई जो भी हमारी संस्थाएं हैं, उनके अपॉइंटमेंट सिलेक्शन में भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेशन होता है लीडर ऑफ ऑपोजिशन का, जैसे कि सीवीसी, ठीक है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, सीआईसी, सीबीआई, एनएचआरसी, लोकपाल, इन सब की अपॉइंटमेंट में लीडर ऑफ ऑपोजिशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसके अलावा गवर्नमेंट जब कभी भी कोई पॉलिसी लेकर के आए तो उसका एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करने का भी एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। भाई सीधी बात है, एक डिग्निफाइड इंडिविजुअल ऑपोजिशन में बैठता है तो उसकी बात को फिर सुना जाता है, बहुत ज्यादा जिम्मेदारी वाली पोस्ट ही अपने आप में बन जाती है। तो वहां पर सरकार अगर कोई पॉलिसी लेकर के आए तो उसकी कमियां हैं, वीकनेसेस हैं, वो भी हाईलाइट करे और साथ ही साथ सजेशंस भी दे कि हाँ भाई किस तरीके से हम और इम्प्रूव कर सकते हैं हमारी पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग को, ठीक है। तो ये चीजें आ जाती हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता था कि क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है? नहीं, इसके बारे में आप देखो पार्लियामेंट्री एक्ट ऑफ 1977, उसमें ये प्रोविजन आपको मिल जाएगा, समझ गए। और सैलरीज और अलाउंसेस की बात करें तो कैबिनेट मिनिस्टर के इक्विवेलेंट मिल जाते हैं, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। तो तीसरा स्टेटमेंट आपका सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चैंगी 6 मिशन। चैंगी 6 मिशन के बारे में दो स्टेटमेंट्स है, करेक्ट हमें चूज करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है? इट इज द फर्स्ट मिशन, ध्यान से समझना, फर्स्ट मिशन इन ह्यूमन हिस्ट्री टू रिटर्न सैंपल फ्रॉम द फार साइड ऑफ द मून। अर्थ से जो साइड दिखती नहीं है वहां से सैंपल लाने वाला ये पहला मिशन है। देखने वाली बात है, देखना एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है ना। द मिशन मार्क्स द फर्स्ट टाइम अ मिशन हैज सक्सेसफुली रीच द फार साइड ऑफ द मून। मिशन में ये भी क्लियर हुआ कि हाँ भाई मून का उस साइड में पहली बार कोई मिशन पहुंचा है जो हम देख नहीं पाते हैं। तो दो स्टेटमेंट आपको करेक्ट चूज कर लेना है। देखो इसमें पॉइंट्स की अगर बात करें तो जो सेकंड स्टेटमेंट है कि फार साइड में पहुंचने वाला ये पहला मिशन है, तो ये तो देखो सीधी सीधी बात है, गड़बड़ है मामला, ठीक है। साउथ पोल की तरफ, उधर की तरफ तो बहुत सारे मिशन जा चुके हैं, इंडिया का भी अपना पहुंच चुका है। दूसरी बात करें कि ह्यूमन हिस्ट्री में ये सैंपल लाने वाला पहला मिशन है जो कि फार साइड ऑफ मून से लेकर के आया है। तो ये स्टेटमेंट अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड इज रॉन्ग, तो आंसर आपका चला गया ए। इसमें कोई डाउट आपको होना नहीं चाहिए। अब देखो इसको थोड़ा हम डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। चाइना का ये प्रोजेक्ट है, ठीक है, चंगी 6। ये वर्ल्ड का पहला स्पेसक्राफ्ट है जो कि मून सरफेस से सैंपल्स लेकर के आया है। इसका मतलब इतना सही नहीं है, स्टेटमेंट पूरा पढ़ना। मून से, मून की उस सतह से ये लेकर के आया जिस सतह से कभी पहले सैंपल लाना पॉसिबल नहीं हो पाया। वैसे तो सैंपल कई बार आ चुके हैं, नासा का अपोलो मिशन था प्रोबेबली, उसके द्वारा पहले ही ला दिया था अब सैंपल तो। बट यहां पर हम जो बात कर रहे हैं वो मून की उस साइड की बात कर रहे हैं जो साइड हम अर्थ से नहीं देख पाते हैं, ठीक है, समझ गए। तो ये उस हिसाब से फर्स्ट है। चलो फर्स्ट स्टेटमेंट में कोई डाउट है ही नहीं, ठीक है। इसके अलावा ये जो मिशन था इसको लॉन्च किया गया था चाइना का जो लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट है उसका यूज करते हुए, और चाइना का जो स्पेस सेंटर है जिसका नाम है वेंगशेंग स्पेस लॉन्च सेंटर, जो कि हेनान आइलैंड पे लोकेटेड, हेनान आइलैंड पे लोकेटेड है, वहां से सदर्न हेनान आइलैंड पे लोकेटेड है, वहां से ही लॉन्चिंग हुई थी, ठीक है। इसमें क्या क्या गया था? एक तो ऑर्बिटर जो मून के चारों तरफ चक्कर काटे, एक रिटर्नर जो वापस सैंपल लेकर के आया, एक लैंडर जो मून पे लैंड कर गया, और एक असेंडर जो कि मून से वापस राइज करने में हेल्प करे कि हाँ भाई हाइट ली जाए और वापस अर्थ पे आया जाए। इस तरीके से 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे इस पर्टिकुलर मिशन के, ठीक है। इसके अलावा देखा जाए तो इसकी लैंडिंग कहां हुई थी जहां से सैंपल लेकर के आया है, तो वो है साउथ पोल एटिकन बेसिन, ठीक है, जो कि मून के बैक साइड में है, ठीक है जी। इसमें कोई डाउट आपको होना नहीं चाहिए। चलो सैंपल कलेक्ट करने के क्या मेथड्स थे? देखो वैसे तो ये कंप्लीट सैंपल कलेक्शन का जो काम था वो 2 दिन में ही कर दिया गया, और इस मिशन के द्वारा 2 मेथड्स यूज किए गए। पहला तो ड्रिल टू कलेक्ट सबसरफेस सैंपल, मतलब खड्डा किया और नीचे से सब सरफेस, नीचे से सैंपल निकाले गए, और एक ग्रैबिंग सैंपल्स ऑन द सरफेस विद द रोबोटिक आर्म। सीधी बात है, वहां मून सरफेस से एक तो मतलब खड्डा खोद करके नीचे से सैंपल निकाले हैं, और एक ऊपर से। अभी ऐसे मिशंस क्या करेंगे भाई? सीधी बात है, हेल्प प्रोवाइड करते हैं लॉन्ग टर्म में, जैसे स्टडी कंडक्ट करनी है, एक तरीके से सस्टेनेबिलिटी, मून किस तरीके से एक यूजफुल एंटिटी के तौर पे काम आ सकता है फर्दर फ्यूचर में, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकंड स्टेटमेंट तो ये देख ही लिया हमने कि भाई किस तरीके से ये जो है, ये आप कह सकते हो कि
पहली बार नहीं है कि यहाँ कोई मतलब फार साइड में कोई पहुंचा हो। चाइना का खुद का अपना चंगी 4 प्रॉब जो है वो 2019 में उस फार साइड में ऑलरेडी पहुंचा हुआ है, तो इसमें भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। चलो नेक्स्ट आ जाता है आपका क्वेश्चन, आपके सामने स्क्रीन पर है, आप देखो इस क्वेश्चन को। देखो इसमें पाइन आइलैंड ग्लेशियर, पाइन आइलैंड ग्लेशियर, ठीक है, ये कहां पर लोकेटेड है? ठीक है, बताइए किस रीजन में लोकेटेड है? ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका, आर्कटिक सी, अलास्का। ये देखो न्यूज में रहा है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्लिक हो जाना चाहिए, इसमें ज्यादा कुछ वो नहीं है घुमा फिराने वाली बात। तो आंसर सीधा इसका है आपका अंटार्कटिका। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं इसकी डिटेल्स, क्यों ये न्यूज में था। देखो सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख लो, ये है आपका पाइन आइलैंड, ठीक है, ये अंटार्कटिका के जो अंटार्कटिका पेनिनसुला उसकी तरफ यहाँ पर लोकेटेड है। ये न्यूज में क्यों था? सबसे बड़ी चीज क्या है, ये बहुत स्पीड से मेल्ट कर रहा है। मेल्ट स्पीड से क्यों कर रहा है? क्योंकि इसकी मूविंग स्पीड है ना, वही देखो कितनी ज्यादा है, 4000 मीटर पर ईयर। मतलब एक साल के अंदर ये ग्लेशियर 4 किलोमीटर मूव कर जाता है। अब आप समझ लो कि जब कोई ग्लेशियर अपनी पोजीशन छोड़ करके और ओशनिक वाटर के साथ में इंटरेक्ट करेगा, और वो भी इस स्पीड के साथ में, तो ओशनिक वाटर का टेम्परेचर, तो वाटर तो मोर और लेस आइस से ज्यादा टेम्परेचर पे रहता है। तो ऐसी परिस्थितियों में आप क्या देखते हो कि आइस मेल्ट होने की स्पीड ज्यादा होगी कि नहीं? तो ऐसे में सी लेवल जो है वो भी बढ़ेगा। तो ये सिनेरियो जो है ना, ये अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बना देता है इस पर्टिकुलर आइलैंड को, पाइन आइलैंड ग्लेशियर। ठीक है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सी है जिसके साथ में ये पाइन आइलैंड ग्लेशियर इंटरेक्ट कर रहा है, जिसका नाम है अमुंडसेन सी। ठीक है, तो ये वेस्ट अंटार्कटिका आइस शीट का पार्ट है पाइन आइलैंड, जो कि अमुंडसेन सी के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, और ये अपने आप में लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है सी लेवल राइज का, क्योंकि जिस स्पीड से ये इंटरेक्ट कर रहा है, जिस स्पीड से मूव कर रहा है, तो उसी स्पीड से ये मेल्ट भी हो रहा है। तो ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अंटार्कटिका का ये ग्लेशियर है जिसका नाम है पाइन आइलैंड ग्लेशियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो जी, अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। ठीक है, हमें करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है। ओके, स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कर रहा है? द स्कीम एम्स टू प्रोवाइड हाउसिंग टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी इन अर्बन एरिया। बताइए भाई सही है कि गलत? दूसरा, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ये इंप्लीमेंट की जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। तो देखो इसमें अगर आप कंटिन्यूअसली प्रीलिम बूस्टर देख रहे हैं तो इसमें कोई डाउट वाली चीज ही नहीं है, दोनों एकदम जेनरिक स्टेटमेंट्स हैं, इनमें कहीं पर कोई भी कहते ना कि ज्यादा मैनिपुलेशन नहीं किया हुआ है। तो ऐसे में आपका आंसर यहाँ पर स्ट्रेट करेक्ट पूछा है तो सी चला जाएगा। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा और समझते हैं कि क्या है पूरा माजरा, क्यों न्यूज में है। होता क्या है कि प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन और रूरल इसके दो पार्ट है। अभी जो कंटेक्स्ट है वो अर्बन है, तो इसको क्या किया गया है कि अभी इसके कुछ फीचर्स हैं उनको रिवैम्प किया गया है, रिन्यू किया गया है। कैसे? क्योंकि इस स्कीम को लॉन्च किया गया था 2015 में, और लॉन्च करने वाली मिनिस्ट्री यहाँ पर बार बार आ रही है आपके सामने, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, जो कि क्वेश्चन में था दूसरा स्टेटमेंट, तो सही है वो। तो 15 साल 2015 से 2024 9 साल का हो गया ना, तो इस एक्सपीरियंस को एक तरीके से कैलकुलेट करते हुए इस स्कीम को चेंज किया जाए, या फिर कुछ कमियां हैं तो उसको रेक्टिफाई किया जाए। इसके लिए ये अपने आप में वापस से न्यूज में रही। टारगेट क्या है कि देखो शहरों में जो भी लोग रह रहे हैं उनको घर दिया जाए। 2022 में ये कंप्लीट होनी थी, बट अगेन इसको एक्सटेंशन दिया गया कि 31 दिसंबर 2024 तक हम शहरों में ऐसे मकान तैयार कर देंगे जो कि मोर और लेस अफोर्डेबल होंगे। और टारगेट किसको किया गया है भाई? अगेन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस, लो इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप। इसमें क्या किया जाता है, अलग अलग इसके पिलर्स हैं जिनके आधार पर सहायता प्रोवाइड की जा रही है। एक तो क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम, एक इन सिटू स्लम रीडेवलपमेंट, एक अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप, एक बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन। कैसे कैसे काम करता है वो देखो। क्रेडिट लिंक सब्सिडी में क्या होता है, मानो आप मकान खरीद रहे हो तो सीधी बात आप लोन लोगे, तो लोन पे आपको जो इंटरेस्ट देना होता है ना, उस इंटरेस्ट में आपको फायदा देती है सरकार की तरफ से सब्सिडी मिलती है। ये आपके ईडब्ल्यूएस, एलआईजी और एमआईजी तीनों के लिए एप्लीकेबल है। इसके अलावा इन सीटू स्लम रीडेवलपमेंट, सीधी बात है जहां जहां पर भी स्लम्स है, कच्ची बस्तियां हैं, उनकी जगह एकदम पक्के मकान बना देना। ठीक है, पक्के मकान प्रोवाइड करना ये टारगेट है, वहीं की वहीं पे।
ठीक है, इन सीटू। अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप, इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, दैट मीन्स गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करेगी, प्लस में प्राइवेट सेक्टर में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। अब आप देखो कि बिल्डर्स ने जो मकान बना करके लोगों को दिया है, उनके द्वारा ये पॉसिबिलिटी हो पाई है कि बहुत कम पैसे में एक इफेक्टिव मैनर में कंस्ट्रक्शन भी हो पा रहा है, लोगों को घर मिल पा रहा है। तो उन बिल्डर्स का, जो कि प्राइवेट सेक्टर के हो गए, उनका एक्सपीरियंस और पब्लिक सेक्टर की तरफ से एक फैसिलिटी प्रोवाइड करना, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर भी काम हो रहा है। और बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन, भाई सीधी बात, अगर आप खुद अपने मकान का कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, ठीक है, या कोई इंप्रूवमेंट करना चाह रहे हो, रिपेयर का कुछ करना चाह रहे हो, तो उसमें भी गवर्नमेंट अपनी तरफ से सपोर्टिंग हैंड दे रही है स्कीम के अंडर में। इसके अलावा ये स्कीम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, दैट मीन्स इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर के काम कर रही है। बट इसका ये जो फर्स्ट पिलर है ना, क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम, इसमें जो क्रेडिट लिंक का जो कॉन्सेप्ट है, दैट मीन्स जो भी आपको इंटरेस्ट परसेंट पे करना पड़ रहा है, उसमें आपको रिलैक्सेशन गवर्नमेंट के द्वारा दिया जा रहा है ना, तो वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम के अंडर है, दैट मीन्स एक्सक्लूसिवली सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पर ये काम कर रही है। ठीक है, ये ध्यान रख लें कि इस स्कीम की अगर बात करें तो मेजरली ये क्या है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर काम करती हैं। बट वहीं पर क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम का पॉइंट अगर उठे तो वो फिर आपका सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, जहां पर एक्सक्लूसिवली सेंट्रल गवर्नमेंट सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस आर कॉज्ड ड्यू टू कोल माइनिंग। कोल माइनिंग की वजह से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? फर्स्ट है आपकी क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, दूसरी है अस्थमा, तीसरी है एक्जेमा, चौथी है आपकी डर्मेटाइटिस, और फिफ्थ है आपकी फंगल इन्फेक्शन। अब ये बताओ इन पांचों में से कौन कौन सी बीमारियां हैं जो कि मोर और लेस कोल माइनिंग की वजह से हो जाती हैं। अब देखो, इसमें आपने अच्छे से रिवाइज किया अपना करंट अफेयर, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही होगी। तो ऐसे में सीधा इसका आंसर आ जाता है क्या, डी। ये पांचों बीमारियां होती हैं। हाँ, ये है कि कोल माइनिंग में दो तरीके की बीमारियों को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, एक तो देखो रेस्पिरेटरी रिलेटेड, सांस लेने से रिलेटेड, और एक स्किन रिलेटेड। तो इनका क्लासिफिकेशन हमें थोड़ा अच्छे से देख लेना है, वो हम चलिए देखते हैं। देखो पहला पॉइंट तो ये कि रेस्पिरेटरी और स्किन रिलेटेड ये बीमारियां हो जाती है। जो भी वर्कर्स हैं वो आप देखोगे कि कोल माइनिंग में या किसी भी तरीके की माइनिंग में इन्वॉल्व रहते हैं। यहाँ पर्टिकुलरली हमारा कंटेक्स्ट है कोल माइनिंग, तो उसी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। ठीक है, तो अभी क्या, एक सर्वे अभी रिलीज हुआ है नेशनल फाउंडेशन फॉर इंडिया के द्वारा, जिसमें बताया कि इंडिया में 6 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स आइडेंटिफाई हुए हैं जहां पर कोल माइनिंग की वजह से लोगों में बीमारियां फैल रही है। ये मोर और लेस आपको आइडिया लग गया कि कोल माइनिंग कहां पर ज्यादा होती है। झारखंड उड़ीसा वाला एरिया है ना, या छत्तीसगढ़ वाला एरिया, वहां पर देखने को मिल जाता है। अब देखते हैं कि कौन कौन सी बीमारियां यहाँ पर देखी जा सकती है कोल माइनिंग की वजह से, जिसको यहाँ पर हाईलाइट किया गया है। एक तो रेस्पिरेटरी रिलेटेड देखे ना, तो उसमें देखो ब्लैक लंग डिजीज जिसको बोलते हैं, जिसको हम साइंटिफिकली बोलेंगे न्यूमोकोनियोसिस। ठीक है, न्यूमोकोनियोसिस जो है वो कहीं ना कहीं कोल डस्ट जो होती है, जब कोल माइनिंग करते हैं तो कोल की डस्ट भी उड़ेगी, डस्ट उड़ेगी तो आप उसको इनहेल भी करोगे, तो ऐसे में लंग्स को डैमेज कर देती है। ठीक है, तो उसको ब्लैक लंग डिजीज भी बोल दिया करते हैं। दूसरी क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। अब देखो ब्रोंकी जो है वो हमारे लंग्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो वो जो ब्रोंकाइकल ट्यूब है ना, उसमें सूजन आ जाती है लगातार, अगर कोल की डस्ट के इंट्रैक्शन में आप आ रहे हो तो। इसके अलावा एक और लंग रिलेटेड या फिर रेस्पिरेटरी रिलेटेड डिजीज है, दैट इज एम्फीसेमा। एम्फीसेमा की बात करें तो इसमें जो सैक्स हैं, है ना, लंग्स के, वो डैमेज होने लग जाते हैं। अस्थमा तो देखो आप कैसे देख सकते हो, वो तो पोल्यूशन की वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती रहती है। तो ये तो कोल डस्ट है, राइट। ये भी एक क्रॉनिक रेस्पिरेटरी कंडीशन है, दैट मीन सांस से रिलेटेड एक बहुत खतरनाक बीमारी है जो लंबे समय तक चलती है, जान भी ले सकती है ना। वो एक अलग बात, वो एक्सट्रीम केसेस में हो सकता है। ठीक है, इसमें देखा जाए तो एयरवेज जो होते हैं उनमें सूजन आ जाती है और साथ ही साथ सांस लेने में प्रॉब्लम आती है। फिर सिलिकोसिस की बात भी हम कर सकते हैं, ये सिलिका डस्ट की वजह से होती है जब भी कोई माइनिंग में लगा रहता है उनके। लंग कैंसर, ये देखो एक्सट्रीम चला गया कि जब कहीं ना कहीं इनिशियल स्टेज पे कोई बीमारियां हो रही है, फिर वो लंबे समय तक अगर आप एक्सपोज्ड रहते हो कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस के साथ में जो कैंसर करती हैं, तो फिर बाद में लंग कैंसर भी हो सकता है। स्किन रिलेटेड डिजीज में आज आपका एक्जेमा आ गया,
डर्मेटाइटिस भी आ गया इसमें, और साथ ही साथ आपका फंगल इन्फेक्शन, तीनों इंक्लूड हो जाते हैं। जहां पर आप काम कर रहे हो और वहां पर जो भी मटेरियल है, जो भी आपका एक्सपोजर हो रहा है किसी भी सब्सटेंस के साथ में, वो अगर इची है, दैट मींस आपको इरिटेट कर रही है, आपकी स्किन के ऊपर रेड स्पॉट्स क्रिएट कर रही है, स्किन के ऊपर दरारें क्रिएट कर देती है, तो वो बीमारी हो गई आपकी एक्जिमा। इसके अलावा इन्फ्लामेशन ऑफ स्किन, सूजन आने लग जाती है, इरिटेशन होने लग जाती है, एलर्जी होने लग जाती है ना, तो वो डर्मेटाइटिस। ओके, और इसके अलावा फंगल इन्फेक्शन जो है उसको एथलीट्स फूट के नाम से भी एक मतलब एक एग्जांपल के तौर पे देख सकते हो, जहां पर डंप आप कह सकते हो डैम्प कंडीशन होगा ना, माइनिंग के अंदर थोड़ा बहुत भी अगर नमी वहां पर दिखती है तो वहां पर इस तरीके की इन्फेक्शंस देखने को मिल जाते हैं जो कि स्किन से रिलेटेड है, तो कोल माइनिंग में ये आपके पूरी हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये तो आपको मुझे लगता आ जाना चाहिए, देखते हैं। क्वेश्चन है, द राइसोटॉप प्रोजेक्ट समटाइम्स सीन इन द न्यूज। क्या है भाई राइसोटॉप? ठीक है, देखो, फर्स्ट, स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम एम्ड एट स्टडिंग द जियोलॉजी ऑफ मार्स। बताइए जरा। कंजर्वेशन इनिशिएटिव दैट इन्वॉल्व्स इंजेक्टिंग रेडियो एक्टिव मटेरियल इन लाइव राइनोसिरस हॉर्न्स। बताइए भाई, राइनोसिरस के कंजर्वेशन से रिलेटेड है क्या? ग्लोबल हेल्थ इनिशिएटिव टू कॉम्बैट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया। चलिए बताइए आप। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट फोकस्ड ऑन डेवलपिंग सस्टेनेबल विंड पावर। अब आपको यहां पर सीधा हिंट मिल जाना चाहिए, वैसे तो देखो नाम से ही आइडिया लग रहा है RHI, तो ये बेसिकली आपका आंसर बी हो जाएगा इसमें। राइनोसिरस का जो हॉर्न, जो उनका सींग होता है ना, उनके मुंह, आप कह सकते हो आगे की तरफ जो मुंह निकला रहता है उस पे, तो उस सींग को लेकर के बहुत सारी आपका पोचिंग होती है ना, इलीगल हंटिंग हो जाती है, तो उसकी कंजर्वेशन के लिए ये प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च हुआ है, तो ऐसे में आंसर बी हो जाएगा। थोड़ा इसके बारे में हम थोड़ा एक रिवीजन देख लेते हैं। देखो, साउथ अफ्रीकन साइंटिस्ट ने अपनी तरफ से रेडियो एक्टिव मटेरियल इंजेक्ट किया राइनोसिरस के हॉर्न्स में। अब आप बोलोगे कि रेडियो एक्टिव मटेरियल अगर राइनोसिरस के सींग में डाल रहे हैं तो वो तो फिर उनकी बॉडी को भी साइड इफेक्ट करना चाहिए, पर इसके भी कई देखे देखे ना कि इसका जो अमाउंट है वो बहुत ही माइन्यूट है, जो कि कोई बीमारी क्रिएट कर सके या कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सके। बट इससे फायदा क्या होगा कि जो कोई भी इलीगल पोचर होगा, है ना, वो अगर सींग काट करके, राइनोसिरस के सींग को काट करके अगर कहीं ले जाएगा ना, तो वो रेडियो एक्टिव मटेरियल जो होगा ना वो डिटेक्ट हो जाएगा जल्दी से, और डिटेक्ट जैसे ही होगा तो उसको फिर पकड़ा जा सकेगा। तो कुल मिलाकर के पोचिंग को कर्ब करना, कंट्रोल करना, ये मेन टारगेट है। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट की मुद्दा आपको समझ में आ गया कि राइनोसिरस के हॉर्न्स को कैसे भी करके कोई अगर इलीगली काट के ले जा रहा है तो उसको बॉर्डर पोस्ट के ऊपर डिटेक्ट किया जा सके। राइट, इसके अलावा इसमें क्या किया जा रहा है, इसमें प्रोजेक्ट में क्या किया गया रिसर्चर्स के द्वारा, तो देखो, 2 टाइनी लिटिल रेडियो एक्टिव चिप्स डाली राइनोसिरस की सींग में, और फिर उसको डिटेक्ट करवा करके एनालाइज किया गया, वाकई में पकड़ा तो जा सकता है। अब इसमें देखो, हॉर्न जो है वैसे देखा जाए तो ह्यूमन कंजम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा कोई यूजफुल है नहीं है, बट वही चीज है कि एक ट्रेंड बना हुआ है कि हाँ जी बहुत इंपॉर्टेंट है। नो डाउट बहुत सारे मेडिसिनल कई एस्पेक्ट्स में देखा जाता है, बट पॉइंट इज कि यहाँ पर कहीं ना कहीं इसको इलीगल एक्टिविटी को हमें रोकना जरूरी है। ठीक है, और ये राइनोसिरस को इतना हार्म भी नहीं पहुंचाती, एनवायरमेंट को भी नहीं पहुंचाता। कारण क्या है कि क्वांटिटी बहुत ही कम है। ठीक है, राइनोसिरस की हेल्थ को कोई इंपैक्ट नहीं डालता है, और अभी ये प्रोजेक्ट में 20 राइनोज के ऊपर ये काम हो रहा है। वैसे देखा जाए तो ये इंटरनेशनली एक्सरसाइज होने वाली एक बहुत बढ़िया एक्टिविटी हो सकती है। ठीक है, तो वो टाइम बताएगा कितना के आगे चैलेंजेस आते हैं और कितना इंप्लीमेंटेशन इसका सक्सेसफुली हो सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके सामने एक तरफ नेशनल पार्क है, दूसरी तरफ स्टेट्स है, मैचिंग करनी है, और यहां पर आपको बताना है कि इनमें से कितने पेयर्स, हाउ मेनी ऑफ द पेयर्स गिवन अबव आर करेक्टली मैच्ड। चलो सबसे पहले देखते हैं, मुदुमलाई नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में है क्या? सोचिए। वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है क्या? ध्यान लगाइए। साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरला में है क्या? और बानरघट्टा नेशनल पार्क तमिलनाडु में है क्या? अब आपको यहां पर नेशनल पार्क्स के बारे में वैसे देखा जाए तो एक एक्सप्लिसिटली मैंने खुद ने वीडियो बनाया था, ठीक है, एक्सटेंडेड भी, तो आपने अगर वो देखा हो तो आप रिकॉल कर सकते हैं, बट अगर नहीं कर पा रहे तो थोड़ा थोड़ा भी अगर दिमाग में है तो आप आराम से कर पाएंगे चीजों को आइडेंटिफाई। तो यहां पर अगर सीधी बात करें तो सीधा एक ही यहां पर साइलेंट वैली नेशनल पार्क है ना, वो ही मैच कर रहा है, अदरवाइज सारे के सारे आगे पीछे मूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैसे? देखो सीधी बात है, मुदुमलाई नेशनल पार्क कहां पे गया? आंध्र प्रदेश, वो सॉरी तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में। ओके, इसके अलावा आपका वैली ऑफ फ्लावर्स उत्तराखंड में है, ये तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, तो बहुत ज्यादा
फेमस भी अपने आप में। बानरघट्टा नेशनल पार्क ये तमिलनाडु में नहीं है, ये कर्नाटका में है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका केवल एक ही पेयर मैच कर रहा है प्रॉपर्ली, आंसर हो गया ए। अब इनकी लोकेशन देखो, मुदुमलाई नेशनल पार्क है, यहां पर आप नोटिस कर सकते हो, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, उसका एक्सटेंशन में आ जाता है ये, राइट। तो ये आपका चला गया तमिलनाडु में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क उत्तराखंड में, यहां पर आप देखो वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क आपका उत्तराखंड में मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा देखा जाए आगे आपका साइलेंट वैली नेशनल पार्क की बात करें तो ये केरला में, ये आपका करेक्टली मैच था ही, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, साइलेंट वैली नेशनल पार्क में। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट आप देखोगे तो हमारा नेक्स्ट आ जाता है आपका बानरघट्टा नेशनल पार्क, ये कहाँ चला गया, कर्नाटका में, बेंगलुरु के पास में। ठीक है, तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो यहाँ पर हमने मोटे मोटे आइडेंटिफाई कर लिए हैं रीजन्स कि हाँ भाई कौन सा कहाँ पर है। तो इस तरीके से एक ही हमारा पेयर था वो मैच कर रहा था, वो था केरला वाला, अदरवाइज सारे मिसमैच थे। क्लियर, चलो नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेटो के बारे में ये स्टेटमेंट है भाई, नेटो बहुत ज्यादा हाईलाइट रहता है, तो ऐसे में हमें बिल्कुल भी इसको इग्नोर नहीं करना है। तो चलिए फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, नेटो वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1949 विद द साइनिंग ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी साइन हुई तब 1949 में नेटो स्टैब्लिश हुआ। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा स्टेटमेंट, प्राइमरी गोल क्या है, इट्स प्राइमरी गोल वाज टू प्रोवाइड कलेक्टिव डिफेंस अगेंस्ट पोटेंशियल अग्रेशन पर्टिकुलरली फ्रॉम द सोवियत यूनियन ड्यूरिंग कोल्ड वॉर। ठीक है जी, कोल्ड वॉर के समय में जो भी खतरा था सोवियत यूनियन से, उसको सब लोग मिलकर के, जो भी इसके ग्रुप के मेंबर हैं वो मिलकर के डिफेंड करेंगे, समथिंग लाइक दैट। ऐसा कुछ आप कह सकते हो कि ऐसा इनका ऑब्जेक्टिव था कि नहीं, बताइए। फिर आपका आता है, फिनलैंड नेटो को ज्वाइन करता है 2024 में 32वें मेंबर के तौर पे। तीन स्टेटमेंट्स हैं, चलो बताओ कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, कौन से गलत हैं। अब देखो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट देखें तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट जो है बिल्कुल एकदम करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फर्स्ट एंड सेकंड। बट थर्ड की अगर बात करो तो थर्ड वाला थोड़ा सा घुमा दिया, यहाँ पे 32nd मेंबर की जब बात आती है ना, तो ये स्वीडन है ना कि फिनलैंड। समझ गए आप बात को? तो इस तरीके से यहां पर आंसर आपका चला गया बी। अब देखते हैं इसको थोड़ा और डिटेल में। नेटो अभी 32 मेंबर हो चुके हैं, ऐसे में आप देखोगे डच प्राइम मिनिस्टर जो है मार्क रुटे, वो अब नेटो को अभी लीड करेंगे। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट थी, तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से अब आपको पता ही है कि यूक्रेन और रशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसमें भी यूक्रेन की टेंडेंसी क्या थी कि भाई हमें नेटो में आना है, पर वही है, रशिया क्या कह रहा है कि नेटो की भाई जिद छोड़ दो, नहीं हम छोड़ेंगे नहीं। खैर वो बात अलग है, वो सारा उनका मामला है, आगे देखते हैं। नेटो की बात करें, ये इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस जो कि 1949 में 4 अप्रैल को स्टैब्लिश हुआ था, जिसके तहत एक नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी साइन हुई थी वॉशिंगटन डीसी में, उसमें टोटल 12 फाउंडिंग मेंबर्स थे। आज के टाइम पर देखा जाए तो बढ़कर की ये 32 संख्या हो चुकी है। ठीक है जी, आप देखोगे इसमें 32 मेंबर में आप 2020 में रिसेंट एडिशंस की बात करें, 2020 में मैसेडोनिया हो गया, फिर उसके बाद में फिनलैंड 2023 में हो गया और स्वीडन 2024 में हो गया। समझ गए? तो स्वीडन मिलाकर के टोटल 32 हो गए, तो 32वां कौन हुआ? स्वीडन। टारगेट आपको बता ही दिया था, एम क्या था कि कलेक्टिव डिफेंस के कॉन्सेप्ट पे काम करता है, कि एक भी नेटो मेंबर पे अगर किसी भी दूसरे एनिमी ने अटैक कर दिया तो फिर ये सारे मिलकर के डिफेंड करेंगे, कलेक्टिव डिफेंस के कॉन्सेप्ट पे। अब ये शुरुआत तो देखो सोवियत यूनियन का टाइम, कोल्ड वॉर का जो पीरियड था उस टाइम पे किया गया था, बट ये तो अभी भी रेलेवेंस में आ चुका है फिर से एक बार, जब से रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया है। हेडक्वार्टर कहाँ पे? ब्रसल्स, बेल्जियम। ऑब्जेक्टिव क्या है? कॉपरेशन। कॉपरेशन भी कैसा? वही बात कि भाई मिलिट्री इशू कोई भी आएगा, कोई भी पॉलिटिकल एस्पेक्ट में कोई भी इंस्टेबिलिटी का माहौल अगर देखने को मिला, तो ये सारे कंट्रीज एक साथ मिलकर के एक दूसरे का साथ देंगे। इसके अलावा थ्रेट, कोई भी अगर खतरा है तो उसको अपनी तरफ से एक यूनाइटेड मैनर में टैकल करना, तो वो थ्रेट भी टैकल हो जाएगा। साथ ही साथ प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव डिफेंस, जो आपको बता दिया कि एक भी नेटो मेंबर पे अगर अटैक हुआ तो ये माना जाएगा कि पूरे नेटो पर अटैक हुआ है, ऐसे में पूरी नेटो की फोर्सेस मिलकर के फिर बाद में लड़ाई लड़ेंगी। ठीक है, तो कलेक्टिव डिफेंस का कॉन्सेप्ट। चलो नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पार्टिसिपेटरी नोट्स, पी नोट्स। ये इकोनॉमी का बहुत बेसिक पॉइंट है, अच्छे से देखना भाई इनको। पी नोट्स, पार्टिसिपेटरी नोट्स इज एन ऑफशोर डेरिवेटिव इन्वेस्टमेंट। देखिए भाई, ऑफशोर मतलब कंट्री के बाहर से इन्वेस्टमेंट करने का ये तरीका है। दूसरा, फॉर इन्वेस्टमेंट थ्रू पी नोट्स रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड विद सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी में आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा अगर पी नोट्स के थ्रू आप इन्वेस्ट करते हो तो। चलिए बताओ करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? दोनों है, एक ही है,
आराम से सोच लीजिए, बता दीजिए। देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली राइट, ये ऑफशोर इन्वेस्टमेंट डेरिवेटिव है, मतलब बाहर के लोग जब इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहें तो पी नोट के थ्रू कर सकते हैं। बट सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है कि इन्वेस्टमेंट अगर पी नोट के थ्रू करना है तो सेबी के साथ रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो भाई अगर सेबी के साथ रजिस्ट्रेशन करवा करके इन्वेस्टमेंट ही करना है तो फिर उसके बाद में पी नोट का कोई तरीका नहीं, फिर डायरेक्ट आप सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर पाओगे। तो ऐसे में दूसरा स्टेटमेंट हो गया गलत। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के साथ में आपका रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है अगर आप पी नोट के थ्रू अपनी मनी इन्वेस्ट करते हो इंडिया में। अब ये कैसे काम होता है वो हम आगे एक्सप्लेनेशन में देखेंगे, बट पॉइंट इज आंसर आपका ए यहां पर चला जाता है। अब देखो यहां पर पार्टिसिपेटरी नोट्स, पी नोट्स हैं क्या? बेसिकली ये अपने आप में इंडिया में इन्वेस्ट करवाने का एक तरीका है। बट अभी न्यूज में क्यों आया है? अभी देखो हमारी इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमी की बात करें, ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ और सारी चीजें देखें ओवरऑल बाकी दूसरी इकोनॉमीज का कंपैरिजन में, तो बढ़िया परफॉर्म कर रही हैं। तो ऐसे में बाहर के लोगों को यूं लग रहा है कि भाई इंडियन इकोनॉमी में हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमें बेनिफिट मिल जाएगा। बट वो ये भी चाहते हैं क्या डायरेक्टली हमें कांटेक्ट में नहीं आना सेबी के, हमें इन्वेस्ट तो करना है, तो वो एक रास्ता निकालते हैं। वो रास्ता क्या है? वही पी नोट है। अब देखो कैसे। पी नोट क्या है? ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, दैट मींस कि भाई सीधी बात है, जो भी बाहर के लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो पी नोट के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं इंडिया में, पहला पॉइंट। दूसरा, ये प्रोसेस कैसे होता है? देखो, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, इसका मतलब देखो आपने एफडीआई, एफपीआई इनके बारे में बेसिक जान लिया होगा। जो लोग भी, मोटी अगर डेफिनेशन की बात करें ना, जो लोग भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और उसकी टोटल जो वर्थ है, ठीक है, उस वर्थ में 10% से कम हिस्सेदारी में इन्वेस्ट करते हैं तो उनको फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स बोलते हैं। तो वो जो है वो मोर और लेस अपनी तरफ से रजिस्ट्रेशन करवा के रखते हैं सेबी के पास में, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। अब सीधी बात है कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, वो तो रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, पर उनके पास में कोई दूसरे इंडिविजुअल आ रहे हैं, उनके ही कोई सगे संबंधी, कोई बाहर के ही हैं, आउट ऑफ इंडिया के, वो इन्वेस्ट इंडिया में करना चाहते हैं, तो वो इनसे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर से कांटेक्ट करेंगे, भाई हमें इंडिया से कोई कागजी कार्रवाई नहीं चाहिए पर हमें पैसा इन्वेस्ट करना उस मार्केट में। तो वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के पास आएंगे और फिर वो पी नोट के थ्रू, पी नोट कौन इशू कर रहा है यहाँ पे मेन इशू किया जाता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के द्वारा। इसका मतलब सिंपल सा है, सेबी, सेबी में रजिस्टर किसने किया? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर ने। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को ऑथराइज करता है सेबी कि आप इनडायरेक्टली कोई इंडिविजुअल्स हैं आपके कंट्री से, आउट ऑफ इंडिया से, जो भी इन्वेस्ट करना चाहे तो आपके थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये क्या करेंगे, फिर उसके लिए पी नोट इशू कर देंगे और पी नोट के थ्रू फिर बाद में जो भी इंडिविजुअल बिना सेबी के डायरेक्ट कांटेक्ट में आए इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो इन्वेस्ट कर सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जहां पर कोई भी इन्वेस्टर्स है, ग्रुप है, वो अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं इंडिया में बट वो सेबी से रजिस्ट्रेशन नहीं चाहते कि भाई हमें नहीं चाहिए ये रेगुलेटरी मैकेनिज्म का माथा बच्ची, तो ऐसे में वो एफपीआई के थ्रू आते हैं। इसका मतलब पी नोट खरीदो, एफपीआई को पैसा दो, एफपीआई सेबी के कांटेक्ट में रहता ही है और वो फिर इन्वेस्ट कर देगा इंडियन मार्केट में। तो ये होता है पी नोट का रोल। तो क्या यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट पड़ रही है पी नोट के लिए? नहीं। समझ गए बात को? तो इस तरीके दूसरा स्टेटमेंट हमारा हो गया गलत। ओके, और वैसे देखा जाए तो फिर इन्वेस्टमेंट कहां पर आता है? ये एक तरीके का इनडायरेक्ट ओनरशिप हो गई ना, कि इंडियन कंपनी है या इंडिया में कोई कंपनी काम कर रही है, उसमें इन्वेस्टमेंट करना है तो एफपीआई जो होते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, वो सेबी के साथ में रजिस्टर्ड होते हैं और उसके बाद में एफपीआई जो है वो पी नोट इशू कर देते हैं और इन्वेस्टर पी नोट खरीद करके एफपीआई के थ्रू उसमें कंपनी में डाल देंगे अपना पैसा। तो इनडायरेक्टली पैसा आया कि नहीं? डायरेक्टली सेबी के थ्रू थोड़े ना आया, सेबी के कांटेक्ट में होकर के थोड़े ना आया, राइट? इसके अलावा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? अगेन वही इंडिविजुअल्स या एंटिटीज जो कि नॉन रेजिडेंट है, इंडिया की नहीं है वो, पर वो इन्वेस्टमेंट लाती है इंडियन सिक्योरिटी में, इंडियन शेयर मार्केट में। ठीक है जी, तो मोटी मोटी बात करें तो ये हमारा एक और पॉइंट कंप्लीट हो गया।